हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी और आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में बेटा बहुत ही ज्यादा जो है आपको मजा आ रहा होगा। तो बेटा जैसा कि आपको पता है हम आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। कौन सा? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और अब जो है बेटा उसका नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है। कौन सा? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसके अंदर हमने बेटा आपका लेक्चर 1 लिया था, जिसके अंदर हमने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जिसके अंदर बेटा हमने ब्लड का थोड़ा सा आपको बताया था। देन हमने उसके कंपोनेंट्स, कंपोजिशन ऑफ ब्लड शुरू करा था, जिसके अंदर हमने आपको बेटा प्लाज्मा पढ़ा दिया था, जो उसका मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है बेटा। और दूसरा कौन सा पार्ट था आपका? था फॉर्म्ड एलिमेंट, जो कि आपका सॉलिड पार्ट होता है, जिसके अंदर आपको पढ़नी थी बेटा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो बेटा आरबीसी हमने लास्ट लेक्चर में आपको बेहतरीन तरीके से करा दी थी, जिसमें हमने बेटा आपको इरिथ्रोपोइसिस भी करा दिया था। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो मतलब बेटा आरबीसी और आपके पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। हालांकि मैंने आपको सिर्फ उतना ही बताया था जितना आपको जानना जरूरी है, बट मैंने जो है बेटा वो लिखवाया नहीं था, बट वर्बली आपको बता दिया था। आपको याद होगा बेटा, मैंने बताया था आपको हीमोसाइटोब्लास्ट याद आ रहा है बेटा, रेटिकुलोसाइट्स आपको याद आ रही होंगी चीजें। चलो बढ़िया है, ठीक है। और पुराना लेक्चर लेके अगर आप यहाँ आए हो तो बेटा और भी ज्यादा बढ़िया है, सीधे आपको यहाँ पर नहीं आना है, ठीक है। तो बेटा आज हम क्या करने वाले हैं? तो बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट का भी हमने सिर्फ एक ही आपका पार्ट करा है, और वो है आपके रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। उसके बाद आपके दो पार्ट्स और बचते हैं बेटा, दो आपके, जिसमें से एक आपकी ब्लड कॉर्पस्कल है यानी कि ब्लड सेल है, दूसरा आपका क्या है बेटा? सेल फ्रेगमेंट है, जिसे हम कहते हैं आपकी ब्लड प्लेटलेट्स। आपको एक तो डब्ल्यूबीसी पढ़नी है, एक ब्लड प्लेटलेट पढ़नी है। अब अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो बेटा एनसीईआरटी में जो इसके बाद टॉपिक दे रखा है वो एक्चुअली में दे रखा है ब्लड ग्रुपिंग, बट ब्लड ग्रुपिंग इस लेक्चर में हो नहीं सकता और ये दो टॉपिक थोड़े से कम पड़ जाएंगे। तो क्लास को हम शॉर्ट ना करते, क्लास की लेंथ वही रहेगी बेटा, लगभग आपकी 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी, बट क्लास को हम शॉर्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम आपको आज पढ़ा देंगे बेटा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब भी किसी को चोट लगती है तो बेटा ब्लड ऐसा नहीं है वो बहता रहता है उसकी बॉडी से, वो एक सही समय पे आके बेटा आपके क्लॉट हो जाता है, आपके खून का वहां पर थक्का जम जाता है, जिससे कि बेटा आपका बॉडी ब्लड को लॉस ना करे, बॉडी ब्लड, समझ रहे हो? ठीक है बेटा, तो ये सब आज हमें पढ़ना है, ठीक है। और आपको आज बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, आपको समझ में आएगा आखिर एक बॉडी किस तरीके से बेटा ब्लड को आपके क्लॉट करती है। तो शुरुआत करेंगे बेटा डब्ल्यूबीसी से, देन हम जाएंगे आपकी ब्लड प्लेटलेट्स पर, और देन एट लास्ट हम पढ़ेंगे बेटा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी, और आज का भी एक बेहतरीन लेक्चर इसके बाद आपका समअप हो जाएगा, ठीक है। आप रिवीजन बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे, आप पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, और बेटा सबसे बड़ी बात, आप डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ रहे होंगे। आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे कि किसी दिन तो आप 10 घंटे पढ़ रहे हो और अगले 2 दिन की फिर छुट्टी लें और फिर पढ़ें 6 घंटे, ऐसा नहीं करना है। चाहे आप बेटा रोज पढ़ें 3 घंटे 4 घंटे, बट वो डेली का बेटा रहना चाहिए। जिस दिन मन नहीं करे उस दिन भी बेटा लगभग 1 आवर स्टडी तो आपको फिर भी कर लेनी चाहिए, ठीक है। रिदम को तोड़ना नहीं है, ठीक है। यही कंपटीशन की बेटा की होती है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। जिसने बेटा इसको क्रैक कर लिया ना, चाहे वो कितना भी एवरेज माइंड का बच्चा हो, उसे कंपटीशन क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई कितना भी ब्रिलियंट माइंडेड हो, अगर वो इनकंसिस्टेंट है और उसके पास डिसिप्लिन नहीं है, उससे बेटा एग्जाम क्रैक नहीं होगा, ये पक्की बात है, आप लिख लेना कहीं भी। मैंने तो बेटा देखा है, ठीक है, चीजें होते हुए। बेटा कोई कितना भी ब्रिलियंट माइंडेड हो, उसका नहीं होगा अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है। और अगर कोई बच्चा जो बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड है, मतलब मैं बेटा बैकग्राउंड मतलब एजुकेशन उसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि जिसको ज्यादा कुछ नहीं आता, इसके बेसिक्स भी इतने क्लियर नहीं है, पर अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहेगा तो बेटा उसे कोई रोक नहीं पाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। और बेटा आज के जो लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जो है क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, आप इसको भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बेटा लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स बनाना कंपलसरी है, अगर आप नोट्स बनाने का आपके पास समय नहीं है तो बेटा आप नोट्स को प्रिंट आउट करा लीजिए, बट नोट्स होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ ये कहे सर हम तो पढ़ने आए हैं, नोट्स वोट्स तो हम देख लेंगे अपने आप। अरे अपने आप नहीं देखने हैं गधे, पढ़ना है, यहीं से नोट्स लेने हैं, समझ? ठीक है, आजा देख, अब शुरू करें बेटा डब्ल्यूबीसी, आजा चल, आज की तेरी कहानी को शुरू करते हैं डब्ल्यूबीसी को, जिसको हम कहते हैं बेटा तेरे ल्यूकोसाइट्स भी। क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट।
देखो ल्यूको का मतलब क्या होता है, ल्यूको का मतलब होता है बेटा व्हाइट यानी कलरलेस, ल्यूको का मतलब होता है बेटा कलरलेस, और साइट मतलब सेल यानी कि एक ऐसी सेल जो आपकी कलरलेस होती है, तो मैं इसलिए बेटा ये व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। अब ये कलरलेस क्यों होती है, सबसे बड़ा सवाल बेटा, आरबीसी के पास उसका एक रेड कलर था, क्यों था, क्योंकि उसके पास एक पिगमेंट था जिसे हम कहते हैं आपके हीमोग्लोबिन, बट आपके डब्ल्यूबीसी के अंदर ये पिगमेंट मिलता नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा कलरलेस। क्यों होती है कलरलेस डब्ल्यूबीसी, क्योंकि बेटा इनके पास हीमोग्लोबिन आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं इनके नंबर की बात करता हूं, ठीक है, तो जब आप इसका नंबर देखोगे तो बेटा नंबर में सबसे कम होती है, हाँ आपने सही सुना, जब आपकी आरबीसी बेटा मोस्ट अबंडेंट थी ब्लड सेल के अंदर, डब्ल्यूबीसी लेस सबसे ज्यादा कम जो है बेटा आपको डब्ल्यूबीसी देखने को मिलती है। 0.001 ml ब्लड के अंदर आपको लगभग बेटा 6000 से लेके 8000 तक डब्ल्यूबीसी देखने को मिलती है, आपने सही सुना बेटा, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, जिसे हम बेटा 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड भी कहते हैं, जिसे हम 10 टू द पावर -3 ml या फिर बेटा 0.001 ml ब्लड भी कहते हैं। इसके अंदर आपको कितनी डब्ल्यूबीसी देखने को मिलेंगी, आपको देखने को मिलेंगी बेटा 6000 से लेके 8000 यानी 6000 से लेके 8000 डब्ल्यूबीसी बेटा आपको देखने को मिलती है। अब एक और चीज बेटा आपको अच्छे से याद होगा, जो मैच्योर आरबीसी थी, जो मैच्योर मेमेलियन आरबीसी थी, जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स में आपको देखने को मिलती है, वो कैसी थी, न्यूक्लिएटेड या फिर ई न्यूक्लिएटेड। तो आपने क्या कहा था बेटा, आपने जवाब दिया सर वो थी ई न्यूक्लिएटेड, यानी कि उसका न्यूक्लियस एब्सेंट था बेटा मैच्योर वाली का, ठीक है। बट बेटा डब्ल्यूबीसी के केस में ऐसा नहीं होता है, यहां पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। अगर मैं इनके लाइफ स्पैन की बात करता हूं, आरबीसी का लाइफ स्पैन आपको याद होगा, यानी कि जीवन अवधि कितने समय तक वो जीवित रहती है, तो वो था बेटा उसका 120 डेज। बट इनका होता है बेटा आपका जर्नली आपके घंटों से लेके सालों तक, यानी कोई निश्चित नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है बेटा डब्ल्यूबीसी आपका जर्म्स, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सबसे फाइट करने में आपकी हेल्प करती है बेटा। तो कब ना जाने किस डब्ल्यूबीसी का किसके साथ एनकाउंटर हो जाए और उसका बेटा उसे मरना भी पड़ सकता है, इसलिए इसके लिए कहते हैं बेटा आर से लेके आपकी कब तक होती है, ईयर्स तक, कुछ नहीं पता। कहो तो बेटा 4 घंटे में ही डब्ल्यूबीसी का काम हो जाए, कहो तो बेटा 1 दिन में काम हो जाए, कहो तो उसका काम बेटा 3 दिन में हो जाए, और कहो तो उसका काम बेटा सालों सालों तक ना हो। तो कुछ एज सच लाइफ स्पान बेटा इसका फिक्स नहीं है, ठीक है बेटा। बट जर्नली अगर आप देखोगे तो शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। जो एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी कहती है बेटा जर्नली ये शॉर्ट लिव्ड होती है, और आपको ये बात याद रखनी है, लंबे समय तक वैसे जीती नहीं है, बट आपका बेटा घंटों से लेकर सालों तक इसका लाइफ स्पैन हो सकता है, ठीक है। बट जर्नली शॉर्ट लिव्ड आपकी ये होती है। फिर डब्ल्यूबीसी के बेटा हम 2 टाइप पढ़ेंगे, एक होती है आपकी ग्रेन्यूलोसाइट, एक होती है ए ग्रेन्यूलोसाइट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, कि डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं देखने को मिल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अब इतना सब कुछ मैंने बता दिया, तो थोड़ा थोड़ा बेटा लिखना भी शुरू करते हैं, देन आगे और बताएंगे और जानेंगे और लिखेंगे, ठीक है। चलो आओ देखो, तो बेटा आप हेडिंग क्या डालोगे, आप जो सबसे पहले हेडिंग डालोगे बेटा वो आप डालोगे अब व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी स्लैश ल्यूकोसाइट्स। देखो ध्यान से देखना बेटा, आ जाओ। तो अब जो आपकी हेडिंग होगी बेटा नंबर 2 करके डालो आप, इसको नंबर 1 दिया था ना हमने, तो इसको आप डालो नंबर 2, और नंबर 2 पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स, आप लिखोगे बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, आपके बेटा डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी। और इसी को हम कहते हैं बेटा ल्यूकोसाइट्स। क्यों कहते हैं ल्यूको, क्योंकि कलरलेस ये होती है, ल्यूको मतलब बेटा कलरलेस और साइट्स मतलब सेल, यानी कि एक ऐसी सेल जो बेटा आपकी कैसी होती है, कलरलेस आपकी होती है, उसी को हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी या फिर बेटा ल्यूकोसाइट्स। समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल आपको जो है बेटा समझ में ये वाली बात आ गई होगी। अब ये कलरलेस क्यों होती है, क्यों, क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं मिलता है, इनके पास बेटा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, यही कारण है, इसलिए बेटा ये जो है आपकी कैसी है, आपकी व्हाइट है, कलरलेस है, ठीक है बेटा। देखो तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, यहां पर आप लिख लोगे ये कलरलेस होती है, ये होती है बेटा आपकी कलरलेस, और इसका रीजन क्या दोगे, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू लैक मतलब बेटा कमी, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, बेटा हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आपके क्या होता है, ये आपकी होती है कैसी, देखो ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ये जो है आपकी कलरलेस होती है। अब बात कर लेते हैं बेटा नंबर के बारे में इसके। देखो जो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे बेटा वो लिखोगे इसका नंबर, कितने नंबर में आपको जो है ये देखने को मिलती है ब्लड के अंदर। तो देखो जरा ध्यान से, जब आप बेटा इसकी नंबर की बात करते हो तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप चलो पहले न्यूक्लियस के बारे में लिख दें। देखो आओ, तो आप सबसे पहले लिख दो ये तो, एक तो ये न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप लिख लोगे बेटा न्यूक्लिएटेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप बेटा ब्रैकेट में लिख लोगे न्यूक्लियस प्रेजेंट। वैसे तो बेटा ये टर्म्स आपको आनी चाहिए कि ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है। बेटा बायोलॉजी में टर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको टर्म्स आती है ना आपको पूरी चीज आएगी आपको, क्योंकि बेटा जो टर्म बनी है ना बायोलॉजी के अंदर आप देखोगे एक्चुअल में वो खुद अपना मतलब चिक चिक के बता रही है। जैसे एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोसाइट्स, ये अपना खुद बता रही है बेटा, समझ रहे हो कि यार हम ये चीज है। ठीक है देखो, अगर आप जनरली बेटा नंबर की बात करते हो तो ये कैसी होती है, लेस इन नंबर। कैसी होती है बेटा, लेस इन नंबर। लेस इन नंबर कितनी होती है बेटा, ये होती है लगभग आपकी 6000 से लेके 8000। लिख दो बेटा पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब, ये होती है आपकी पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड। क्या आपको इस समझ में आ गया, हाँ या ना मुझे इतना बताओ। अब बेटा मैं लाइफ स्पैन लिखूं, लाइफ स्पैन पे आ जाए, चलो भाई जीवन अवधि पे आ जाते हैं अब इसकी। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट आप डालोगे लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन आखिर इनकी जो जीवन अवधि होती है बेटा वो कितनी होती है, लाइफ स्पैन जो है वो कितना होता है इनका। देखो तो बेटा जब आप इनकी लाइफ स्पैन की बात करते हो तो आप यहां पर लिखोगे जर्नली शॉर्ट लिव्ड। जर्नली कैसी होती है बेटा, ये जो आपकी होती है बेटा जर्नली ये होती है आपकी शॉर्ट लिव्ड। जर्नली ये होती है बेटा शॉर्ट लिव्ड, ज्यादा लंबे समय तक नहीं जीती। ना जाने कब किस डब्ल्यूबीसी का बेटा किसके साथ आपका एनकाउंटर हो जाए। ठीक है बेटा, बट आप नीचे लिख लोगे बेटा ये कितना सर्वाइव कर सकते हैं, ये आवर्स टू ईयर्स। ठीक है बेटा, यानी कुछ घंटों से लेकर सालों तक भी बेटा ये आपकी जीवित रह सकती है। बट जर्नली अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये आपकी कैसी होती है, आपकी शॉर्ट लिव्ड होती है। क्या बेटा इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब अगर इतने पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। ठीक है देखो आगे बढ़े, चलो मैं पहले आपको बता देता हूं फिर हम लिखेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया था बेटा डब्ल्यूबीसी आपके दो तरह की होती है, किसके बेसिस पर, ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। आखिर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है या फिर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। अगर किसी डब्ल्यूबीसी के अंदर आपको बेटा ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं दैट मींस उसको हम कहते हैं बेटा ग्रेन्यूलोसाइट्स। यानी कि देखो साइट्स मतलब सेल, ग्रेन्यूलो मतलब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, यानी कि ऐसी सेल्स, यानी कि ऐसी डब्ल्यूबीसीज जिनके अंदर आपके बेटा क्या प्रेजेंट है, आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। और जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं बेटा आपके ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्या कहते हैं बेटा उसको, उसको हम कहते हैं आपके ए ग्रेन्यूलोसाइट, यानी कि ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर आपके ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है। अब आपके मन में आएगा ये डाउट, सर ये ग्रेन्यूल्स, कभी आपने देखा बेटा जो छोटे 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 दाने होते हैं उनको एक्चुअली में ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। जैसे आप कभी कोई आपने वो देखा यार, एक्चुअली कुछ काफी काफी बार ऐसे यार आपकी क्या कहते हैं कुछ चूरन टाइप आते हैं जो बिल्कुल फाइन नहीं होते बेटा, फाइन पाउडर नहीं होता, पाउडर अलग चीज होती है, वो बहुत छोटे 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 ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो ग्रेन्यूल्स डब्ल्यूबीसी के अंदर मिल रहे हैं ये बेटा चूरन तो है नहीं इनका काम क्या होता है, तो बेटा ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं एक्चुअली इनके अंदर फिल होते हैं एंजाइम्स। क्या फिल होते हैं बेटा इनके अंदर फिल होते हैं बेटा एंजाइम्स। अब सर ये इन ग्रेन्यूल्स के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है काम क्या करते हैं, तो मैंने क्या कहा था डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, मैंने आपसे कहा डब्ल्यूबीसी का काम होता है बेटा वो आपके फाइट करती है वायरस के खिलाफ, इंफेक्शन के खिलाफ, आपके पैथोजन के खिलाफ, बैक्टीरिया। तो बेटा इन सब को मारने के लिए, इन सब से टैकल करने के लिए उस डब्ल्यूबीसी के अंदर जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं वो बेटा यही काम करते हैं। क्या काम करते हैं, जिससे कि वो बेटा हमारी बॉडी फाइट कर सके किसके अगेंस्ट, आपके बेटा पैथोजेंस के अगेंस्ट, आपके इन्फेक्शन के अगेंस्ट, आपके बेटा इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट, इन सब के अगेंस्ट फाइट करने के लिए जो बेटा उसको एंजाइम्स चाहिए वो सारे के सारे एंजाइम्स आपके ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। बेटा आपको समझ में आ गया। अब ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर कौन कौन सी आती है, तो बेटा ग्रेन्यूलोसाइट्स के अंदर आपके आती है एक तो इयोसिनोफिल, एक आती है बेसोफिल, एक आती है न्यूट्रोफिल। मेरे साथ बोलो इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, या फिर बोल लो बेटा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, कैसे भी याद कर लो, ऑर्डर कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। अब ग्रेन्यूलोसाइट्स कौन कौन सी है, यानी कि ऐसी डब्ल्यूबीसीज जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स आपके एब्सेंट होते हैं, तो उसके अंदर आती है बेटा एक तो लिम्फोसाइट, एक आती है मोनोसाइट। एक आती है लिम्फोसाइट
और एक आती है बेटा आपकी मोनोसाइट। अब बेटा इस क्लासिफिकेशन को लिख दें, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर क्लासिफिकेशन लिख देते हैं, फिर एक एक करके, फिर बेटा एक एक करके जो है हम देख लेंगे, ठीक है। वैसे तो बेटा मैं टेबल की फॉर्म में पढ़ाता हूँ इनको, और टेबल की फॉर्म में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत आसान होती है कंपैरेटिव स्टडी, और चीजें बहुत अच्छे से और आसानी से आपको समझ में आती है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी के बारे में। आ जाओ थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स का। देखो तो आप यहां पर डालोगे बेटा WBC। अब जरा गौर करके देखिएगा आप WBC को। देखो ये इस तरीके से आप दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दोगे। एक होगी बेटा ग्रेन्युलोसाइट, एक होगी आपकी ए ग्रेन्युलोसाइट। एक होगी बेटा आपकी क्या, ग्रेन्युलोसाइट। एक होगी बेटा आपकी ग्रेन्युलोसाइट्स। दूसरी जो आपकी आती है बेटा, जो सेकंड आपका इसका टाइप होता है वो होता है आपका ए ग्रेन्युलोसाइट। तो इसका जो सेकंड टाइप है बेटा वो है आपका ए ग्रेन्युलोसाइट। देखो अब बेटा ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, तो लिख दूं इसका मतलब होता है ग्रेन्यूल्स आपके क्या है बेटा, प्रेजेंट है। ग्रेन्यूल्स क्या है बेटा आपके, ग्रेन्यूल्स जो है वो बेटा आपके यहां पर प्रेजेंट है। जबकि एक ग्रेन्युलोसाइट का मतलब है आपके बेटा ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार के आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो आप यहां पर लिखोगे बेटा ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। समझ में आ गया हाँ या ना, मुझे इतना बताओ बेटा। ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट तो ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट तो एक ग्रेन्युलोसाइट। अब सवाल आता है कि जो ग्रेन्यूल्स होते हैं किससे फिलअप होते हैं। देखो तो आप लिखोगे बेटा यहां पर ग्रेन्यूल्स फिल्ड विद। बेटा ये जानना भी तो जरूरी है आखिर इन ग्रेन्यूल्स में भरा हुआ क्या है, आखिर ऐसा क्या काम है इनका। तो बेटा ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं किससे फिल्ड होते हैं, ये आपके फिल्ड होते हैं बेटा एंजाइम्स से। किससे फिल्ड होते हैं बेटा, ये आपके फिल्ड विद एंजाइम्स। The granules which are present in the granulocytes are filled with enzymes। और ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं, ये एंजाइम्स बेटा आपकी हेल्प करते हैं। आप लिखोगे बेटा हेल्प टू फाइट अगेंस्ट, हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। तो बेटा जो भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है या फिर बेटा इन्फ्लामेशन होता है, अभी बेटा मैं आपको इन्फ्लामेशन भी बताऊंगा। एक्चुअली में जो आप देखते हो ना, जो आप सूजन कहते हो, जहां आपको रेडनेस देखने को मिलती है, वो एरिया थोड़ा बम्प अप होकर ऊपर से आपको उभरा हुआ देखने को मिलता है, थोड़ा सा वो हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है। आपने देखा ना जब सूजन होती है, कभी आपने देखा कोई इंसेक्ट आपको काटता है, मधुमक्खी काट सकती है बेटा आपको। इसके अलावा आपने कभी सुना हो तो बेटा ततैया, तो ततैया भी कभी कभी काट जाती है बेटा, बड़ा गंदा सेंसेशन होता है, इतना गंदा वर्निंग सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है वो जो जिस एरिया पे पर्टिकुलर काटती है बेटा कि एकदम से वो गर्म हो जाता है बेटा, बहुत गंदे तरीके से हीट अप होने लगता है, बिल्कुल लाल पड़ जाएगा। तो ये जो इन्फ्लामेशन होती है कैसे होती है, ये भी आज हम बेटा जानेंगे, ठीक है। टू हेल्प फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, वो तो बेटा एक्चुअली में आपके कोर्स में चीजें है नहीं, वरना इतनी बेहतरीन होती है बायोलॉजी। मतलब कुछ कंसेप्ट इतने बेहतरीन होते हैं बेटा जिनको मतलब टीचर पढ़ाना चाहते हैं बट पढ़ा नहीं सकते यार, पता है क्यों, एक तो टाइम कम है, आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो बेटा, और फिर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं फिर बेटा एक ही सब्जेक्ट में एंजॉय लेने लगते हैं, और फिर बेटा कितना भी आप एंजॉय ले लो, देखे तो आपको ये 360 ही जाएगी। पेपर 720 का है, बाकी चीजों में भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होगा। अब बेटा वो पुराना टाइम नहीं रहा है, ये 2015, 16, 17 उससे पहले ये हो जाता था कि अगर आपकी कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो बाकी दो सब्जेक्ट को आप बहुत बेहतरीन कर लो, आप कोप अप कर जाते थे, आप सिलेक्शन ले लेते थे। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है बेटा, इसलिए उतना ही पढ़ो जितना सिलेबस का हिस्सा है। बाकी रही बात चीजें बताने की एक्स्ट्रा, वो हम बता देते हैं बट लिखवाएंगे नहीं, ठीक है। देखो हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, बेटा सूजन में भी ये जो है आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। अभी आप देखोगे बेटा सूजन में कौन हेल्प करेगा, ठीक है। देखो अब बेटा इसके टाइप हम डिफाइन करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के। हमने आपको बेटा दो टाइप बताए, एक तो लिम्फोसाइट, एक मोनोसाइट। एक बताया हमने बेटा इसका लिम्फोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट में बेटा एक तो लिम्फोसाइट्स बताए हमने, जो कि दो तरह के होते हैं आपके बेटा, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। और एक आते हैं फिर बेटा आपके मोनोसाइट्स, एक आते हैं बेटा आपके मोनोसाइट्स। देखो अब जरा ध्यान से देखो, जब मैं बेटा ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करता हूं तो देखना जरा गौर करके,
ये कितने तरह के होते हैं? ये बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। आओ देखो, ये 3 टाइप्स के आपके होते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा इयोसिनोफिल, एक होता है बेसोफिल, एक होता है न्यूट्रोफिल। एक होता है बेटा आपके, एक आपके क्या होता है, एक होता है बेटा आपके इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। देन इसके बाद आता है बेटा आपका बेसोफिल। क्या नाम आता है बेटा? बेसोफिल। पता है बेटा इसको इयोसिनोफिल क्यों कहते हैं और इसको बेसोफिल क्यों कहते हैं? अभी बताऊंगा तुम्हें, वैसे लिखवाऊंगा नहीं। देन लास्ट आता है बेटा न्यूट्रोफिल। देन लास्ट आता है बेटा न्यूट्रोफिल। पता है इनको ऐसा क्यों कहते हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल? क्यों? क्योंकि बेटा जो इयोसिनोफिल होते हैं ना, उनकी जो स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग मतलब बेटा कलर करना किसी को, एसिडिक डाई से होती है। बेसोफिल बेटा बेसिक डाई से होते हैं। न्यूट्रोफिल आप एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, इससे तीनों से आप जो है कर सकते हो, समझ रहे हो? इसलिए उसको न्यूट्रोफिल कहते हैं। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ किस डाई से वो स्टेन हो रहे हैं, किस डाई से कलर हो रहे हैं। तो बेटा एक्चुअली आपको पता है WBCN के पास कलर नहीं है। अगर आप इनको देखना चाहते हो ना, आप अपने किसके माइक्रोस्कोप में, तो आपको इनको स्टेन करना होगा, आपको इनको कलर करना होगा, तब आपको जो है बेटा ये देखने को मिलेंगी, अदरवाइज आपको देखने को नहीं मिलेंगी ये, ठीक है। तो बेटा इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल आपको समझ में आ गया इतना? क्या बेटा आपको WBC का क्लासिफिकेशन जो है अच्छे से आ चुका है? आपको समझ में आ चुका है किस बेसिस पे करा, ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, उनके अंदर जो एंजाइम्स फिल्ड अप होते हैं उनका क्या काम होता है। बाकी बेटा इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इन सबको तो बेटा अब हम इन डिटेल पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आपके ग्रेन्यूलोसाइट, उसके बाद हम चलेंगे एक ग्रेन्यूलोसाइट के ऊपर। तैयार है बेटा करने के लिए? तो चलो बेटा ग्रेन्यूलोसाइट को जो है अब हम शुरू करेंगे, यानी कि इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इससे पहले एक हमें टेबल बनानी होगी, तो टेबल भी अभी हम बनाते हैं, ठीक है। देखो जरा ध्यान से आ जाओ, अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है। मैं टेबल लेके आया हूं और अब हम इस टेबल को फिल करेंगे। देखो जरा ध्यान से आ जाओ टेबल। चलो इस पर चलते हैं। तो बेटा आपको तीनों ग्रेन्यूलोसाइट्स दिख गई, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। इसके अंदर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे होंगे, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नंबर के बारे में, ठीक है बेटा। देन इसके बाद इनका डायग्राम, ये दिखती कैसी है, ठीक है बेटा, अपीरियंस भी आप इसको कह सकते हो। देन हम इसके बाद बात करेंगे बेटा इसके शेप ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर, आखिर जो इसके अंदर का न्यूक्लियस है उसका शेप बेटा कैसा है। देन इनके फंक्शंस क्या हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, और जो कुछ मुझे इनके बारे में थोड़ा और अतिरिक्त बताना होगा, जो एक्स्ट्रा मैं बेटा आपको बताऊंगा, वो आप जो है नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको नोट करा दूंगा। बाकी इस टेबल से ही आपके मैक्सिमम जो है सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो जरा ध्यान से आ जाओ। अगर मैं बेटा सबसे पहले नंबर की यहां पर बात करता हूं, तो जो इयोसिनोफिल का नंबर होता है ना, वो बेटा आपका लगभग होता है 2 से 3%, ठीक है बेटा। जब मैं बेसोफिल की बात करता हूं, तो ये होती है बेटा आपकी 0.5 से लेके 1%, और ये मिनिमम होती है बेटा नंबर के अंदर, ठीक है। आपको समझ में आ गया? जो बेसोफिल होती है बेटा मिनिमम इन नंबर होती है WBC में बेटा। जबकि मैं न्यूट्रोफिल्स के नंबर की बात करता हूं, तो वो लगभग 60 से लेके 65% ऑफ WBC आपके वो होती है, यानी मैक्सिमम इन नंबर। तो आपने क्या देखा बेटा? आपने देखा जो इयोसिनोफिल होती है वो लगभग 2 से 3% होती है। जब बेसोफिल की मैं बात करता हूं, तो वो बेटा 0.5 से लेके लगभग 1% होती है, यानी कि लीस्ट इन नंबर, मिनिमम इन नंबर। WBC में जो सबसे कम होती है वो बेटा आपके बेसोफिल देखने को मिलती हैं, समझ रहे हो आप। और जब आप बात करते हो बेटा किसकी, न्यूट्रोफिल्स की, तो बेटा वो आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर में देखने को आपको मिलेंगी, लगभग 60 से 65%, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया? नंबर लिखना शुरू करें? चलो आओ लिखना शुरू करते हैं। देखो तो आप क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे जो इयोसिनोफिल होती हैं वो लगभग आपकी बेटा 2 से 3% होती हैं, जबकि मैं बेसोफिल की बात करता हूं तो वो बेटा आपकी 0.5 से लेके लगभग 1% होती है। और ये आपकी कैसी है बेटा? मिनिमम इन नंबर। तो आप यहां पर क्या लिख लोगे? मिनिमम इन नंबर। आप लिखोगे बेटा यहां पर मिनिमम इन नंबर। तो ये मिनिमम होती है किसके अंदर? नंबर के अंदर। देखो थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि बेटा जगह ज्यादा हमारे पास टेबल में नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी बेटा मुझे लगता है शायद टेबल बड़ी बनानी थी, शायद यहाँ 2 ही पॉइंट कवर करने थे, 2 नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते, बट कोई ना, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब जब मैं न्यूट्रोफिल्स की बात करता हूं तो लगभग ये होती है बेटा आपकी 60 से 65%, यानी अगर आप WBC में देख रहे होंगे, जब आप कभी WBC को देखोगे बेटा, तो उसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस आपको सबसे पहले दिखेंगे बेटा वो आपको न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि नंबर ज्यादा है तो इजीली आपको मिल जाएंगी।
और बेसोफिल बहुत मुश्किल से देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ लिख सकता हूं बेटा मैक्सिमम इन नंबर या फिर मैक्स इन नंबर। बेटा मैक्स इन नंबर यानी कि मैक्सिमम इन नंबर, आप पूरा लिख लोगे अपनी कॉपी में, मैंने MAX करके ही लिख दिया है। तो ये बेटा मैक्सिमम इन नंबर होती है। अब अगर आपसे कोई पूछता है, जो कि मैं बेटा जब मैं तीनों आपको पढ़ा दूंगा, फॉर्म्ड सेल्स, ठीक है, RBC WBC प्लेटलेट्स, तो मैं आपको पूरे का पूरा एक टेबल बनवाऊंगा, यानी कि एक ऑर्डर बनवाऊंगा कौन किससे बड़ा है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो नंबर। आ जाओ देखो, तो बेटा आपके जो बेसोफिल होती है वो सबसे कम होती है नंबर में, और न्यूट्रोफिल मैक्सिमम होती है WBC में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बेटा डायग्राम पे, तो जरा डायग्राम पे आप गौर कीजिएगा। आइए देखिए, तो कुछ इस तरीके से करते हुए हम जो है बेटा एक सर्कल सा आपके इस तरीके से फॉर्म आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब 1 मिनट देना, मुझे इसी की कॉपी बनाने दो। अरे यार ये क्या हो गया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यार ये कॉपी होगा नहीं क्या? 1 मिनट यार, ये कॉपी नहीं होगा। चलो कोई ना यार, वापस से बना लेते हैं, कोई लोड नहीं है यार, वापस से बना लेते हैं। आ जाओ देखो, ये थोड़ा सा यार सर्कल क्या परफेक्ट बनता नहीं है, देखो बिगड़ गया ना। हटो, देखो ये कुछ, आ जाओ देखो इसी तरीके से यहाँ एक और बना लेते हैं। ठीक है, हाँ चलो बढ़िया बन गया यार, अच्छी बात है। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, तो मैं क्या दिखाता हूं, देखो अब होगा क्या, यहाँ आपको देखने को मिलेंगे ग्रेन्यूल्स। अभी पहले न्यूक्लियस बना देते हैं, चलो आ जाओ, पिंक से बना दें न्यूक्लियस, पिंक से बना देते हैं। थोड़ा सा इसको करते हैं आपका बड़ा, देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है, जरा गौर करके देखिएगा आप। और ये देखो, इसका न्यूक्लियस जो होता है बेटा वो कुछ इस तरीके से होता है। ये आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा जिसके थ्रू आप बेटा गाने सुनते हो, कुछ बेटा हेडफोन शेप सी नहीं लग रही आपको? तो बेटा जो ईओसिनोफिल की जो आपको शेप देखने को मिलती है उसके न्यूक्लियस की, ऐसा लगता है मानो वो हेडफोन हो। दिख रहे हैं बेटा आपको, कैसा दिख रही है आपको? यहाँ 2 लोब दिख रही होंगी बेटा, देखो एक लोब वो रही, एक लोब वो रही, दोनों यो कनेक्टेड है, जिस तरीके से यू शेप से आपके हेडफोन के दो वो जो बेटा कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अब ग्रेन्यूल्स भी तो बना दें, तो जरा देखो बेटा इस तरीके से ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट। ये जो बेटा मैं रेड रेड से बना रहा हूँ ये क्या है? ये है ग्रेन्यूल्स। क्या है ये है बेटा ग्रेन्यूल्स। जब आप एक ग्रेन्यूलोसाइट यानी कि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का मैं डायग्राम बनाऊंगा, तब आप देखोगे बेटा वहां पर कोई भी ग्रेन्यूल्स मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ग्रेन्यूल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते ही नहीं है। तो अब बेटा जरा इसको देखो ध्यान से, देखो ये देखो बेटा जरा गौर करके देखिएगा, ये कैसी शेप लग रही है आपको? बेटा ऐसा नहीं लग रहा एस शेप? ये बेटा ऐसा नहीं लग रहा मानो एस शेप हो? अब इसके अंदर लोब कितनी दिख रही है आपको? शेप क्या दिखी न्यूक्लियस की? एस शेप देखने को मिली। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने एस अल्फाबेट बनाया हो। ठीक है बेटा, अब आपको इसके अंदर लोब कितनी देखने को मिल रही है? देखो कहां पर आपको एक घुंडी सी आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, डार्क डार्क मैंने बनाई है। एक आपको ऊपर दिख रही है, एक मिडिल में दिख रही है, एक बॉटम पे दिख रही है। दैट मीन्स 3। वो बेटा बाई लोब था, ये आपको ट्राई लोब देखने को मिलता है। ठीक है, और जो आपको देखने को मिलता है कौन सा बेटा? न्यूट्रोफिल। जरा इसका भी न्यूक्लियस बना देते हैं, देखो जरा गौर करके। तो ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, एक लोब ये हो गई न्यूक्लियस की, दूसरी लोब आपकी बेटा न्यूक्लियस की ये हो गई। ठीक है, ये हो गई बेटा आपकी थर्ड लोब, ये हो गई बेटा आपकी फोर्थ लोब। तो लगभग बेटा आपको यहाँ 3 to 5 लोब्स देखने को मिल जाती हैं। कितनी लोब देखने को मिल जाती हैं? आपको देखने को मिल जाती है बेटा 3 to 5 लोब्स आपको देखने को मिल जाती हैं। किसके अंदर? न्यूट्रोफिल्स के अंदर। अब देखो बेटा इनके अंदर का आपका क्या बना दें? साइटोप्लाज्म बना देते हैं। देखो जरा, साइटोप्लाज्म नहीं बेटा, ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं हम। ठीक है, देखो जरा गौर करके। बाकी बेटा सेल है WBC, तो इसके अंदर कॉमन सेंस की बात है बेटा, साइटोप्लाज्म आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसी के अंदर आपके प्रेजेंट है ग्रेन्यूल्स। ये देखो ऐसे ही ग्रेन्यूल्स बेटा यहां पर बना देते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये अब देखो बड़ा अजीब सा लग रहा है यार बनाने में, तब से बनाने लग रहे हैं ना। देखो ये अब हाथ भी थक गया। चलो इतने ही ग्रेन्यूल्स काफी है। एक बार बता दूं मैं तुम्हें,
चलिए यहाँ पर इंडिकेशन दे ही देते हैं कि बेटा देखना जरा गौर करके, तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली में ये क्या है, ये है आपका न्यूक्लियस। क्या है, ये है आपका न्यूक्लियस। और ये जो अंदर आपको दिख रहे हैं बेटा ये हैं आपके ग्रेन्यूल्स, ये हैं आपके ग्रेन्यूल्स। तो बेटा क्लियरली दिख रहा होगा आपको न्यूक्लियस एंड ग्रेन्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गए, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए। अब अगर मैं शेप ऑफ न्यूक्लियस की बात करता हूं तो बेटा पहला देखो कैसा दिख रहा है आपको, आपको पहले में दिख रही है बाइलोब्ड। कैसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है बेटा बाइलोब्ड। जो इओसिनोफिल है बेटा वो कैसी होती है, वो होती है आपकी बाइलोब्ड। और आप यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो हेडफोन शेप। ठीक है, जबकि आप किसको देखते हो, बेसोफिल को, तो बेटा वो 2 to 3 लोब्ड होता है, यानी कि बाइलोब्ड भी दिख सकता है, ट्राइलोब्ड भी दिख सकता है, 2 to 3 लोब्ड। बट आपको जो शेप देखने को मिलेगी वो बेटा देखने को मिलेगी एस शेप। शेप आपको देखने को मिलेगी बेटा एस शेप। जबकि मैं न्यूट्रोफिल के केस की बात करता हूं तो ये बेटा 3 to 5 लोब्ड आपके होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है बेटा। ये देखो 3 to 5 लोब्ड आपको देखने को मिलती है। तो बेटा आपको क्या समझ में आया या नहीं आया मुझे इतना बताओ। मल्टी लोब्ड आपको दिख गया बेटा, ये 3 to 5 आपको जो है देखने को मिल रही है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनके फंक्शन के ऊपर। तो बेटा जो आपकी इओसिनोफिल होती है ना वो एक्चुअली में आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एलर्जिक एंड आपके पैरासिटिक इन्फेक्शंस। यानी जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं बेटा उसमें उसके खिलाफ, उनके खिलाफ आपकी बॉडी को जो मदद करती है, हील करने में आपकी हेल्प करती है, वो करती है इओसिनोफिल। और इवन बेटा ये आपके एलर्जी के अगेंस्ट काम करती है। किस तरीके से करती है वो आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है बेटा, जब एलर्जी किसी को हो जाती है तो बेटा ये थोड़ा सा एलर्जी से रिलीफ दिलाने में जो है बेटा ये काम करती है, तो हम इसको कहते हैं एंटी एलर्जिक। तो ये बेटा कैसी होती है, ये एंटी एलर्जिक होती है। कभी आपने किसी को देखा हो जिसको एलर्जी होती है, आप देखोगे सपोज करो किसी को बेटा आपकी पोलन की एलर्जी है, तो जैसे ही वो पोलन के कांटेक्ट में आता है, पोलन जो है बेटा वो इनहेल कर लेता है, तो बेटा वो छींक छींक के उसका बुरा हाल हो जाता है, उसकी आंखों से पानी आने लगता है, उसकी नाक से बेटा आपकी क्या कहते हैं, आपकी रनिंग नोज शुरू हो जाती है, नाक निकलना, नाक बहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको रेडनेस देखने को मिलती है। तो ये सब किसके लक्षण होते हैं बेटा, एलर्जी के। और उस समय इन सबको बेटा काबू करने में कौन मदद करता है, इओसिनोफिल। ये एंटी एलर्जिक होता है। ये कुछ बेटा ऐसा आपके जो है रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं बेटा क्या, आपको बताएंगे अभी। वो क्या करता है, जिसकी वजह से एलर्जी का ज्यादा इफेक्ट दिखता है उसको कम करता है। अगर आप उसको कम कर दोगे तो एलर्जी का खुद ब खुद इफेक्ट कम हो जाएगा। समझ रहे हो। फिर हम बात करते हैं बेटा बेसोफिल की। तो जो आपकी बेसोफिल होती है वो एक्चुअली बेटा 3 सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। और अब इनके फंक्शंस में आपको अलग से लिखाऊंगा। जब आप इनके फंक्शन समझ जाओगे तो आप ये भी समझ जाओगे अच्छा बेसोफिल ये काम करती है, क्योंकि इन चीजों को रिलीज करती है। उन चीजों के रिलीज होने से कुछ कुछ इफेक्ट होते हैं जो कि मैं आपको लिखाऊंगा, तो आप समझ जाओगे बेसोफिल इन इफेक्ट्स को कंट्रोल कर रही है। जब हम बात करते हैं बेटा न्यूट्रोफिल्स की, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये करते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या होता है सर फैगोसाइटोसिस, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी के अंदर आ गया, न्यूट्रोफिल्स उसके पास जाती हैं और उसे, देखो इसको बैक्टीरिया समझो, यों जाती हैं और इसको खा जाती है, इसको अपने अंदर ले लेती है और एंजाइम्स छोड़ छोड़ के अंदर ही बेटा इसका गेम ऑन कर देती है। समझ में आ गया। तो बेटा ये करती हैं आपके फैगोसाइटोसिस। इसको कहते हैं बेटा साइंस की भाषा में फैगोसाइटोसिस। यानी कि किसी की सेल को आप एंगल्फ करके जब आप उसे किल कर देते हो, आप उसे खा जाते हो, तो उसे हम कहते हैं बेटा फैगोसाइटोसिस। समझ में आ गया बेटा। तो लिखना शुरू करें थोड़े से फंक्शंस, आओ चलो लिखना शुरू करते हैं। तो देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया, इओसिनोफिल आपकी क्या कर रही थी, इओसिनोफिल बेटा आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो आप लिखोगे बेटा प्रोटेक्ट बॉडी। ये क्या करती है, ये आपकी प्रोटेक्ट करती है किसको, बॉडी को, किसके अगेंस्ट, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट, प्रोटेक्ट बॉडी आपकी क्या करती है बेटा, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट आपके किसके बेटा, एलर्जी के। इसलिए हम इसको कहते हैं एंटी एलर्जिक। ये कैसी होती है बेटा, एंटी एलर्जिक होती है। ठीक है, अभी मैं लिखवाऊंगा बेटा प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। बेटा होता क्या, कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिनके बारे में आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज इनके अंदर पढ़ोगे, वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं एक्चुअली। तो उस समय उनकी वजह से इन्फेक्शन जो होते हैं उसको हम बेटा पैरासिटिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो वहां पर भी जो हेल्प करती है, जिनका रोल होता है WBC में, वो बेटा आपके इओसिनोफिल करती है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से याद रखोगे। ठीक है,
तो ये बेटा आपके पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी वर्क करती है। एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये बेटा आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस समझ में आ गया आपको? बेहतरीन तरीके से बेटा ये समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं बेटा किस बारे में, आपसे बेसोफिल के बारे में। तो बेसोफिल क्या कर रही थी बेटा? जो आपकी बेसोफिल थी ये रिलीज कर रही थी 3 सब्सटेंसेस। कौन कौन से थे वो थे बेटा आपके, एक तो हेपेरिन करती है, ये क्या रिलीज करती है? ये आपके करती है बेटा हेपेरिन। एक करती है बेटा ये हिस्टामिन, हेपेरिन करती है बेटा, हिस्टामिन करती है, और आपके करती है सेरोटोनिन। और आप आगे जाके अभी अभी देखोगे कि जो बेटा हिस्टामिन और सेरोटोनिन है ना, वो एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे सेरोटोनिन। तो बेटा बेसोफिल आपके क्या रिलीज करती है? तो जो आपके बेसोफिल होती है वो एक्चुअली में 3 सब्सटेंसेस को रिलीज करने का काम कर रही है, जिसमें से एक है बेटा आपका हेपेरिन, दूसरा है हिस्टामिन, थर्ड है बेटा आपका सेरोटोनिन। क्या आपको इतना समझ में आया? हाँ या ना मुझे इतना बताओ। बाकी न्यूट्रोफिल्स क्या करती है? खाना खाती है। पर इसका खाना कौन होता है? एक्चुअली में खाना नहीं, इसके होते हैं बेटा शिकार, और ये है शिकारी, और ये किसी को बख्शता नहीं बेटा, ये आपका शिकारी है पक्का। और शिकार किसका करता है? शिकार करता है बेटा बैक्टीरिया का, शिकार करता है बेटा वायरसेस का। कैसे करता है? सीधे निर्दयी तरीके से खा जाता है उनको। समझ में आ गया? तो मैं हट जाता हूं वरना आपको दिखेगा नहीं, जिससे आप नोट कर सकें। तो ये क्या करती है बेटा? ये आपका कैसा होता है? ये होता है बेटा फैगोसिटिक इन नेचर। ये होता है बेटा फैगोसिटिक इन नेचर। ये आप लिखोगे बेटा यहां पर फैगोसिटिक इन नेचर। तो ये आपका नेचर से कैसा होता है बेटा? फैगोसिटिक होता है ये नेचर से, यानी कि सीधे क्या करता है? एंगल्फ करता है। ठीक है, फैगोसिटिक इन नेचर। थोड़ा सा नीचे डिस्क्राइब कर देता हूं मैं बेटा। ये क्या करता है? ये एक्चुअली में डिस्ट्रॉय करता है। डिस्ट्रॉय किसको करता है? आपके बैक्टीरिया एंड वायरस को। ये आपके डिस्ट्रॉय करता है बेटा बैक्टीरिया एंड वायरस। ये आपके डिस्ट्रॉय करता है बेटा बैक्टीरिया एंड वायरस को। डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरस। ये डिस्ट्रॉय करता है बेटा बैक्टीरिया को और वायरस को। और किससे करता है? बाय फैगोसाइटोसिस, यानी कि एनगल्फ कर जाता है, निर्दयी तरीके से वो उनको खा जाता है, बाय फैगोसाइटोसिस। इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा फैगोसाइटिक इन नेचर। क्या आपको इतना समझ में आ गया? हाँ या ना मुझे इतना बताओ। क्या एक बार मैं फिर से बेटा इसको रिवाइज करा दूं आपको? देखो जरा ध्यान से, दिख गया? मैं वापस आ गया। देखो रिवाइज करते हैं। इओसिनोफिल का अगर बेटा आपसे कोई नंबर पूछता है तो आप बताओगे 2 to 3% वो WBC क्या होती है। बेसोफिल की बात करते हैं तो मिनिमम इन नंबर होती है, लीस्ट होती है बेटा ये WBCs में, बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी, 0.5 से लेके 1%। नीचे लिख दिया मिनिमम इन नंबर। बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की तो बेटा 60 से 65% ऑफ WBCs ये होती हैं, और मैक्सिमम इन नंबर आपकी होती है। कौन? आपकी बेटा न्यूट्रोफिल्स। जब डायग्राम की बात करी तो आपने यहाँ क्या देखा? आपको बेटा इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इन सब के अंदर आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिले, इसलिए इनको कहते हैं बेटा ग्रेन्यूलोसाइट्स। न्यूक्लियस की बात करी तो आपको पहला जो इओसिनोफिल में न्यूक्लियस देखने को मिलता है वो है, उसकी अगर शेप की बात करते हैं तो हेडफोन शेप की देखने को मिलता है, बाइलोब्ड होता है, 2 लोब आपको देखने को मिलती है न्यूक्लियस की। ठीक है बेटा, जबकि मैं बात करता हूं आपसे किस बारे में बेटा? बेसोफिल के आपके न्यूक्लियस के बारे में। तो बेटा एस शेप का इसका न्यूक्लियस होता है, 2 to 3 लोब्ड आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की तो बेटा 3 to 5 लोब्ड आपको देखने को मिलता है। कौन? न्यूट्रोफिल, यानी कि मल्टी लोब्ड होता है। कौन? आपका न्यूट्रोफिल्स। बात करते हैं फंक्शन की तो इओसिनोफिल बेटा एंटी एलर्जिक होती है, यानी कि बॉडी के अंदर जब भी एलर्जी होती है तो उसके अगेंस्ट काम करती है, कोशिश करती है उसको शांत करे। जो एलर्जी की वजह से जो रिएक्शंस हो रही है उनको शांत करने की कोशिश करती है। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है बेटा? पैरासिटिक इन्फेक्शंस में आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। कोई भी पैरासाइट आप आगे जाके पढ़ोगे, अभी मैं बताऊंगा तो शायद आपको समझ में इतना ना आए बेटा। ठीक है, कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो बेटा आपकी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं और हार्म पहुंचाते हैं आपको, तो उनके खिलाफ जो बेटा हेल्प करती है वो एक्चुअली में इओसिनोफिल्स आपकी करती है। बेसोफिल की बात करते हैं तो बेटा ये रिलीज करती हैं आपकी हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। अभी इनके फंक्शंस की बात आपसे करी जाएगी। फिर बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की तो बेटा फैगोसिटिक इन नेचर होती है। एक बार मैं हट जाता हूं जिससे मैं आपको बता सकूं। ये बेटा फैगोसिटिक इन नेचर होती है, डिस्ट्रॉय करती हैं बैक्टीरिया वायरसेस को बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है एनगल्फ कर लेना, सीधे के सीधे बेटा ये एनगल्फ कर जाती है, यो निकल जाती है, एकदम से निकल जाती है बेटा इनको खा के। ठीक है, क्या आपको बेटा ये समझ में आ गया? अब आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हेपेरिन, हिस्टामिन
और सेरोटोनिन का फंक्शन बता देता हूं आपको। आपको इसी फंक्शन में समझ में आएगा इन्फ्लामेशन में क्या होता है, देखना जरा ध्यान से, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं बेटा जो बेसोफिल होती है वो एक्चुअली में आपकी इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, इन्वॉल्व इन आपके किसके अंदर बेटा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ठीक है बेटा। चलो ये वाली बात यार हमें यहीं पे लिखनी चाहिए, 1 मिनट दो, इसको हटाओ यहां से, थोड़ा सा रुकना, इसको थोड़ा सही करते हैं बेटा, वहां तो हम लिखाएंगे पर यहां भी आप लिख ही लो। आप यहां पर लिखो, ये क्या करती है, ये रिलीज करती है बेटा आपके हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। ये रिलीज करती है आपके बेटा हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। बेटा ये आप आगे जाके एक मास्ट सेल पढ़ोगे, सेम फंक्शन होता है बेटा, वो भी यही काम करती है, ठीक है। हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन। अब बेटा होता क्या है, ये इन्वॉल्व किसके अंदर होती है, तो आप लिखोगे बेटा इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। किस तरीके से होती है ये आपको अभी विद इन मिनट्स पता लगने वाला है। तो आप यहां पर लिखोगे इन्वॉल्व्ड इन किसमें इन्वॉल्व होती है बेटा, ये आपकी इन्वॉल्व होती है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। तो आपको बेटा ये समझ में आया ना, मुझे इतना बताओ कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया कंसेप्ट। बेटा कंसेप्ट तो हमने दे दिया है, ठीक है, अभी देंगे मतलब ये इन्फ्लामेटरी वाला, एक बार आप इन्फ्लामेशन समझ जाओगे ना कि किस तरीके से इन्फ्लामेशन होती है, वो इतना एरिया सूज क्यों जाता है, वहां इतनी रेडनेस क्यों आ जाती है, पता लगेगा अभी आपको। देखो अब जो है बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ जाते हैं, देखो जरा ध्यान से, 1 मिनट आ जाओ। देखो बेटा अब आप यहां पर डालोगे बेसोफिल, क्या डालोगे आप यहां पर डालोगे बेटा बेसोफिल, आप लिखो यहां पे बेसोफिल, बेसोफिल। अब जरा गौर करके आप देखिएगा, अब हम बात करते हैं बेसोफिल के बारे में। बेटा आपकी बेसोफिल क्या कर रही है, ये क्या रिलीज करती है, बेसोफिल आपके बेटा 3 सब्सटेंसेस को रिलीज करने का काम करती है। 1 मिनट, ये इसे हटाओ, 1 मिनट इसे भी साफ करने दो, रुको जरा ध्यान से। क्या करती है बेटा ये, 1 मिनट, ये आपके बेटा 3 सब्सटेंसेस को रिलीज करने का काम एक्चुअली में करती है। कौन, आपके बेटा बेसोफिल, ठीक है। अच्छे से समझना है, मजा आएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, कंसेप्ट खोपड़ी में घुस जाएगा एकदम। देखो बेटा क्योंकि हमारा काम सिर्फ बेटा पढ़ाना नहीं है, हमारा काम है आपको सब्जेक्ट से प्यार कराएं। आप ऐसा मत सोचिए कि आप बायो सिर्फ रटने आए हो, बेटा बायो अगर आप समझने की कोशिश करोगे, बहुत प्यारी सब्जेक्ट है बेटा। शुरुआत में मुझे बहुत गंदी लगती थी बेटा, बट एक्चुअली में बेटा बायो जब हम अच्छे टीचर से मिलते हैं, वो हमें बायो पढ़ाते हैं, कंसेप्ट हमें जब मिलते हैं अच्छे अच्छे, तो हमें समझ में आता है यार इतना बेहतरीन सब्जेक्ट थी। उस दिन मैंने जिंदगी में बेटा एक चीज जानी थी, सब्जेक्ट बुरी नहीं होती बेटा, सब्जेक्ट सब शानदार होती है, पढ़ाने वाला अच्छा मिलना चाहिए बेटा। जिस दिन आपने एक अच्छा पढ़ाने वाला ढूंढ लिया जो आपका इंटरेस्ट बना सके उस सब्जेक्ट के अंदर, मजा आ जाएगा आपको बेटा उस सब्जेक्ट में, आपको कभी भी लोड नहीं आएगा उस सब्जेक्ट को। बेटा एट द एंड आपको ही पता है, मुझे ही पता, चीजें हमें याद रखनी पड़ती है। कोई कितना भी कहे मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है, मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है, मुझे मैथ अच्छी लगती है, मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, एट द एंड बेटा सब रट ही रहे होते हैं, ठीक है। एग्जाम भी रट के ही निकलते हैं, ठीक है, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपके बेटा इंटरनल एग्जाम हो, चाहे वो आपके कॉलेज के हो या आपके स्कूल्स के हो। बट फर्क कितना होता है, अगर चीजें समझ में आती है, आपका इंटरेस्ट बनता है, तो आप उसे बड़े प्यार से अच्छे से याद रखते हो चीजों को, आपको उन चीजों को रटने में भी मजा आता है। तो बेटा वही इंटरेस्ट डेवलप कराने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी पढ़ा तो बहुत रहे हैं, बट इंटरेस्ट डेवलप कराना है बेटा, अहमियत समझ में आना चाहिए, पढ़े क्यों रहे हैं, ठीक है। देखो 1 मिनट यार, ये क्या हो गया, 1 मिनट यार, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ चलो देखो। तो बेटा ये क्या क्या रिलीज करती है, ये करती है बेटा आपका हेपेरिन रिलीज। अब आपका हेपेरिन क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक इसके अलावा रिलीज करती है ये बेटा हिस्टामिन, क्या रिलीज करती है, आपका रिलीज करती है हिस्टामिन, हिस्टामिन, ठीक है। एट लास्ट जो बेटा रिलीज करती है वो करती है सेरोटोनिन, और जो हिस्टामिन काम करता है उसके अपोजिट काम करता है बेटा सेरोटोनिन, ठीक है। जरा देखिएगा गौर करके। अब बेटा जो हेपेरिन होता है ना, वो होता है आपका एंटी कोगुलेंट। आप एक आज टॉपिक पढ़ोगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का क्लॉट होना।
खून का थक्का जमना, खून का रुक जाना। अब वो उसको हम कहते हैं कोगुलेशन, यानी कि कोगुलेंट। अब मैं हेपेरिन को क्या बोल रहा हूं, एंटी कोगुलेंट, यानी कि एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने दे रहा है। मैंने कहा था ना, आपसे कुछ बात कही थी मैंने, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन जो होते हैं वो ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करते हैं, बट ब्लड आपके ब्लड वेसल्स में बह रहा है अभी, ये अंदर क्लॉट क्यों नहीं होता? जब आपके कट लगता है, जब आपके कट लगता है, कहीं पर चोट होती है, तभी ब्लीडिंग जब होती है, तभी क्यों ये एक्टिव होते हैं? पता है क्यों? एक तो बेटा वो इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है आपके क्लॉट कराने वाले, कौन? फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। इसके अलावा आपके बेटा ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है जिसका नाम होता है बेटा हेपेरिन। कौन रिलीज कर रहा है? बेसोफिल कर रही है। ये बेटा खून को अंदर क्लॉट नहीं होने देता, खून आपका अंदर क्लॉट हो ही नहीं सकता, खून तो बाहर आएगा तभी बेटा एक्टिव होती हैं चीजें, और तभी जो है आपकी बेटा क्लॉटिंग होती है। समझ रहे हो बेटा? आपको समझ में आ गया? तो हेपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट है यार, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, यही तो ब्लड को अंदर क्लॉट नहीं होने दे रहा। इसलिए तो इतने मजे से जो है ब्लड आपके पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, एक चीज को दूसरी जगह पर पहुंचा रहा है, आपके बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद कर रहा है, आपके बेटा न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में मदद कर रहा है। किस चीज में मदद नहीं कर रहा? आपके ब्लड। ब्लड के बिना तो बेटा आपका जीवन ही अधूरा है, ठीक है? तो बेटा उसे अंदर कौन नहीं जमने दे रहा है? तो वो है बेटा आपका हेपेरिन। तो बेटा मैं लिख दूं एंटीकोगुलेंट होता है ये। अब समझ में आ गया कौन रिलीज करता है? एंटीकोगुलेंट। और आपको समझ में आ गया आपकी बॉडी के अंदर ब्लड आपका अंदर ही अंदर क्यों नहीं थक्का जम रहा बेटा आपका? क्यों? क्योंकि बेटा हेपेरिन आपका एक्टिव है, ठीक है? बाकी आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में पड़े हैं, उनका भी एक्टिवेशन कैसे होता है वो भी अभी जानेंगे बेटा, ठीक है? देखो अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा हिस्टामिन। हिस्टामिन आखिर क्या करता है? तो बेटा जो हिस्टामिन होता है वो होता है आपका वैसोडाइलेटर। जरा ध्यान से आप सुनिएगा, वैसोडाइलेटर। अब बेटा जरा दो शब्द हैं इसके अंदर, एक है बेटा डाइलेटर, एक है बेटा बैसो। बैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल, डाइलेटर का मतलब होता है बेटा जो डायलेट कर देता है, यानी कि जो चौड़ा देता है उसको हम कहते हैं डायलेटर। यानी कि ये क्या करता है? आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। लिख दूं नीचे, नीचे लिख दूं, ये क्या करता है? आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। ये आपकी बेटा ब्लड वेसल को क्या करता है? ये आपकी ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। बेटा डाइल्यूट अलग चीज होती है, डायलेट अलग चीज होती है। डाइल्यूट का मतलब होता है किसी कोई सब आप सॉल्यूशन देखते हो वो थोड़ा कंसंट्रेटेड है, उसके अंदर आप वाटर डाल दो तो वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, वो होता है डाइल्यूट। ये है बेटा डाइलेट। डाइलेट मतलब सपोज करो अगर कोई ब्लड वेसल इतना है उसका बेटा डायमीटर, दिख रहा है? इतना है उसका डायमीटर, तो जब हेपेरिन यहाँ सॉरी हिस्टामिन यहाँ पे आएगा तो वो उसको इतना कर देगा, चौड़ा देगा उसके, समझ रहे हो? उसकी ब्लड वेसल के डायमीटर उसको बढ़ा देगा। देखो जरा ध्यान से, मैं बनाता हूं तुम्हारे यहीं आगे ही बनाता हूं, देखो गौर करके देखिएगा बेटा किस तरीके से हिस्टामिन आपका वर्क करता है। देखो ये बेटा सपोज करो आपकी क्या है? ब्लड वेसल। ये है बेटा आपकी ब्लड वेसल। अब इसके ऊपर किसने काम करा है? अब इसके ऊपर बेटा आपके हिस्टामिन ने यहाँ पर काम करा है। देखो मैंने एरो बना दिया, इसका मतलब क्या है? हिस्टामिन ने इसके ऊपर काम करा। तो अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, देखो बेटा डायलेट कर गई क्या? ये डायलेट करी या नहीं करी? अब जरा ध्यान से देखो, ये ब्लड वेसल डायलेट कर गई, और ये जो इसकी बेटा डायलेटरी प्रॉपर्टी है ना, डायलेट कराने की, यानी कि चौड़ा कर देने की। देखो ब्लड वेसल को बेटा ऐसे चौड़ा कर दिया, पहले सकरी थी ब्लड वेसल, अब चौड़ी हो गई। अब इससे फायदा क्या होगा? ये बेटा बड़ा हेल्प करता है जब आपके इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में बेटा यही होता है हिस्टामिन का रोल। कैसे होता है जरा देखना। होता क्या है? सपोज करो कोई मधुमक्खी आती है, मुझे काट जाती है, जैसे ही वो मुझे डंक मारेगी ना बेटा, उस जगह पर पहले वो थोड़ा हीटअप शुरू होगा और वो एरिया पूरा गर्म होने लग जाएगा। जब वो गर्म होने लग जाएगा ना बेटा, उसके बाद आप वहां देखोगे वो रेड रेड होने लगेगा, वहां स्वेलिंग होने लगेगी। हुआ क्या? जैसे ही बेटा उसने काटा, उसने कुछ अपने पैथोजन छोड़े आपकी टिश्यू के अंदर। बेसिकली उसने करा क्या? आपका बेटा हाथ पे काटा, सपोज करो हाथ पे काटने के बाद उसने क्या करा? मेरे यहाँ के टिश्यू को डैमेज कर दिया। आपका टिश्यू डैमेज जैसे ही होता है बेटा, उस समय क्या होता है वहां पर बेटा? आपकी क्या होता है? कुछ सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसमें से एक होता है बेटा आपका हिस्टामिन। हिस्टामिन एक तो बेटा इम्यून सेल्स को आपके बुलाने का काम करता है, ठीक है? दूसरा काम इसका क्या होता है? ये उस एरिया को डायलेट कर देता है। अब डायलेट से होगा क्या? ब्लड वेसल जो इतनी थी उसको इतना करने से होगा क्या? एक बात बताओ तुम, जब ब्लड वेसल उतनी थी तो उसके अंदर क्या ब्लड फ्लो कम होगा? बिल्कुल कम होगा। अगर मैं उसे चौड़ा कर दूंगा तो क्या ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा? आप कहोगे हाँ। तो उसने ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर दिया। समझ में आ गया रेडनेस क्यों हुई आपके? समझ में आई रेडनेस क्यों हुई?
ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया बेटा। आपने देखा होगा जिसके अंदर खून ज्यादा होता है, अगर आप उसे तेजी से उसके हाथ को यूं पकड़ लोगे ना, तो आप वहां देखोगे रेड रेड आपके उंगलियों के निशान से बन जाते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खून ज्यादा है, तो ये खून ज्यादा कर देता है यहाँ पर। अब इसने जो है क्या करा, अपना ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ा के वहां ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया। ब्लड फ्लो इंक्रीज करने से फायदा क्या होगा बेटा? ब्लड के अंदर ही आपके डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, मैंने ब्लड का फ्लो बढ़ा दिया, दैट मीन्स मैंने डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ा दिया। अरे हाँ यार, और जो पैथोजन उस मधुमक्खी ने आपके छोड़ा था बेटा, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम अब कौन करेगा? वो बेटा आपके डब्ल्यूबीसी करेंगी। अब उसको बुलाने का काम किसने करा? आपके स्टेमिन ने करा। उनके लिए रास्ता जो पतला था उसे चौड़ा कर दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा आ सके। इस तरीके से बेटा वो तब तक काम करते रहते हैं, तब तक उस एरिया को बेटा नॉर्मल नहीं कर देते, हील नहीं कर देते। और आपको पता है बेटा, सूजन इतनी आसानी से उतरती नहीं है, विद टाइम जो है जाती है। क्यों? क्योंकि समय लगता है उस डैमेज टिश्यू को वापस से हील करने में। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है बेटा, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। हालांकि मैंने काफी शॉर्ट में बताई है वैसे बेटा, बट आपको इतना ही जानना जरूरी है। क्या आपको समझ में आया हिस्टामिन का रोल बेटा? इसलिए हम इसको कहते हैं इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। क्या आपको समझ में आ गई बेटा? इसलिए हम इसको कहते हैं इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। अब सेरोटोनिन क्या करता है? इसका जस्ट उल्टा काम वो करता है बेटा, बेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। यानी कि जो ब्लड वेसल इतनी है उसको और पतला, उसको और उसके डायमीटर को कम करना, इसको कहते हैं बेटा बेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। कौन करता है? आपके सेरोटोनिन करता है। तो हिस्टामिन के जस्ट अपोजिट काम करता है कौन बेटा? आपके सेरोटोनिन। कौन काम करता है बेटा? आपके सेरोटोनिन। देखो तो सेरोटोनिन क्या है बेटा? सेरोटोनिन है आपका बेटा बेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। बेसोकॉन आपका क्या है बेटा? बेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। देखो जरा ध्यान से, बेसोकॉन्स्ट्रिक्टर यानी कि बेटा ये क्या करता है? बेसोकॉन्स्ट्रिक्टर ये बेटा आपकी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। जस्ट अपोजिट काम कर रहा है बेटा। अब मैं वापस डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट इसका अपोजिट डायग्राम कर दो बेटा, यानी कि ये रिएक्शन यूं चलने लगेगी। अगर एक ब्लड वेसल ऐसी थी, तो अगर सेरोटोनिन ने काम करा तो बेटा वो उसको वापस से उसी में लेके आ जाएगा। दिख गया? देखो बेटा क्या है ये है आपका बेटा ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट। क्या करती है? ये ब्लड वेसल को बेटा आपके कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, हाँ या ना? मुझे इतना बताओ बेटा। हिस्टामिन का काम समझ में आ गया, सेरोटोनिन का काम समझ में आ गया, हेपेरिन का काम आपको समझ में आ गया, ठीक है? आगे बेटा इनका आपको जरूरत पड़ेगी, समय जगह जगह पर ये चीजें आएंगी आगे, तो आपको ये एज इट इज याद रख लेनी है, ठीक है? देखो बेटा, चलो यहां पर ये वाली बात मैं लिख देता हूं। देखो आप क्या लिख दोगे? जो हिस्टामिन होता है बेटा वो आपका एक्चुअली में किसमें इन्वॉल्व होता है? आप लिख दोगे यहाँ पे इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। समझ में आ गया बेटा, हाँ या ना? ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं बेटा किस बारे में आपसे? इसके बाद हम बात कर सकते हैं बेटा आपसे किस बारे में? देखो अब मैं बात करूंगा बेटा इयोसिनोफिल के बारे में। जरा गौर करके आप देखिएगा, जो नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे बेटा वो डालोगे इयोसिनोफिल, ठीक है? इयोसिनोफिल के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, जरा देखिएगा गौर करके। इयोसिनोफिल देखो क्या करती है आपके इयोसिनोफिल? तो बेटा इयोसिनोफिल आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एलर्जी, यानी कि एंटी एलर्जिक होती है। तो बेटा आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पर बेटा आप लिखोगे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एलर्जी। क्या करती है बेटा? प्रोटेक्ट करती है बॉडी को किसके अगेंस्ट? प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एलर्जी। आपके किसके विरुद्ध बेटा? अगेंस्ट एलर्जी के विरुद्ध। आपके प्रोटेक्ट करती है बॉडी को किसके बेटा? अगेंस्ट एलर्जी। तो कह सकता हूं बेटा ये एंटी एलर्जिक है। ये कैसी है बेटा? ये एंटी है। ये एंटी मतलब अपोजिट होता है बेटा, ये एक्चुअली में एलर्जी के अपोजिट है बेटा, ये एंटी एलर्जिक है। अब इसको ये एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी कैसे मिल रही है? देखो जरा ध्यान से, एंटी एलर्जिक ये क्या करती है बेटा? जो आपकी एलर्जी होती है ना बेटा, इसके अंदर भी बेटा आपका हिस्टामिन काम करता है, ठीक है? तो अभी एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं बेटा आपके हिस्टामिनिडेज। क्या कहते हैं बेटा? हिस्टामिनिडेज। तो ये बेटा हिस्टामिनिडेज जो है एंजाइम रिलीज करती है, जो कि आपके बेटा जो एलर्जी का इफेक्ट होता है उसको कम करने का ये काम करता है, ठीक है? बाकी बेटा एलर्जिक रिएक्शन कैसे होती है ये तो मैं आपको समय आने पर बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है? देखो बेटा क्या रिलीज करती है? ये आपके रिलीज करती है, ये आपका रिलीज करती है क्या? ये आपके रिलीज करती है बेटा हिस्टामिनिडेज। देखो बेटा ये रिलीज करती है बेटा आपके हिस्टामिनिडेज।
हिस्टामिनिडेज। देखो बेटा हिस्टामिनिडेज क्या करता है, ये करता है बेटा आपका काम डिक्रीज करता है किसके इफेक्ट को, हिस्टामिन के इफेक्ट को। आप लिखोगे यहां पर डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। ये क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है, डिक्रीज द इफेक्ट। ये क्या कर रहा है बेटा, ये डिक्रीज करता है इफेक्ट को, डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। कौन करता है बेटा, हिस्टामिनिडेज। इतना ही बेटा आपके लिए काफी है। वैसे तो बेटा इससे रिलेटेड भी आपके सवाल नहीं आने वाला है, ठीक है, बट फिर भी आप जो है बेटा जान लो, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी ने कहा ये इन्वॉल्व होती है आपके एलर्जिक रिएक्शन में, उसने ये नहीं बताया इसका एक्चुअली में रोल क्या है। इन्वॉल्व से तो आप ये भी मान सकते हो ये उसमें सहयोग करती है, हेल्प करती है, या फिर उसके अगेंस्ट जाती है। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया ना बेटा, एंटी एलर्जिक होती है। एलर्जी की वजह से जो जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं उनको रिवर्स करने का काम ये एक्चुअली में आपके कर रही है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। देखो अब जरा ध्यान, अब बेटा हम क्या चालू करने वाले हैं। अब आपको पता है आपने आपने ग्रेन्युलोसाइट्स को पढ़ लिया। अब आपके आगे कौन बचे, एक ग्रेन्युलोसाइट्स, यानी कि ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनके पास बेटा आपके क्या नहीं है, आपके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। कौन कौन सी होती है, एक होती है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। आ जाओ देखो जरा ध्यान से। इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, आ जाओ। अब देखो बेटा ये दिख रहा है, फिर से वही टेबल आ गई है, आ गई ना वही टेबल वापस। चलो बेटा अब जो है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के लिए भी इन सबको डिस्कस करते हैं, उनका नंबर, उनकी अपीयरेंस यानी कि डायग्राम, उनका शेप ऑफ न्यूक्लियस, उनका फंक्शन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जब हम बेटा डब्ल्यूबीसीज की बात करते हैं तो लिम्फोसाइट आपकी लगभग होती है बेटा कितनी, आपकी होती है लगभग 20 से 25%, बेटा 20 से 25% होती है ये। जबकि मोनोसाइट्स की आप बात करते हो तो ये बेटा 6 to 8% होती है। क्या आपको नंबर समझ में आ गया बेटा। जब आप बेटा सम टोटल कर दोगे ना, एक ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट का, तो लगभग 100% आपको मिल जाएगा। तो 20 से 25% ऑफ डब्ल्यूबीसी कौन होती है बेटा, आपके लिम्फोसाइट। 6 to 8% ऑफ डब्ल्यूबीसी कौन होती है बेटा, आपके मोनोसाइट। क्या आपको समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया तो अब जरा डायग्राम बनाए, आ जाओ डायग्राम बनाते हैं, देखना जरा गौर करके। देख बेटा डायग्राम तेरा बनाते हैं, देख बेटा इस तरीके से तू सर्कल बना लेगा और एक सर्कल तू यहां भी बना लेगा, ये देख, ठीक है। अब जरा गौर करके देख, अब होता क्या है जब बेटा हम इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं तो देखना, फिर इसी से बनाते हैं बेटा न्यूक्लियस। आजा देख, इसका न्यूक्लियस होता है तेरा, देख गौर करके कैसा दिख रहा है बेटा, ए सर्कल परफेक्ट बन गया ना। हाँ बेटा, तू जब न्यूक्लियस देखता है, किसका न्यूक्लियस देखता है बेटा, देख गौर करके, जब तू बेटा न्यूक्लियस देखता है किसका, लिम्फोसाइट का, तो तू देखता है कि उसका बेटा राउंड होता है और बेटा लार्ज। देखो कितना लार्ज दिख रहा है, ये बेटा इतना लार्ज होता है कि जो जो आपका साइटोप्लाज्म होता है ना इसकी, वो इसको बिल्कुल बाउंड्रीज पर पुश कर देता है। ये जो इसकी बाउंड्री दिख रही है ना इसकी लिम्फोसाइट की, पेरिफेरल कर देता है बेटा, बिल्कुल बाउंड्री पे पहुंचा देता है, इतना बड़ा ये होता है, ठीक है। और देख अब बात करते हैं बेटा मोनोसाइट के की, तो मोनोसाइट के को जरा गौर से देखियो बेटा, तू तुझे ऐसा लगेगा ये शेप कहीं देखी हुई है क्या बेटा, कुछ ऐसा राजमा होता है क्या, या फिर तेरी किडनी शेप होती है, तो बेटा कुछ किडनी शेप होती है बेटा इसकी, देख किसकी, तेरे तेरे बेटा मोनोसाइट के अंदर जो तुझे देखने को मिलता है वो किडनी शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है बेटा। नीड तो नहीं है मुझे यहाँ पर न्यूक्लियस लिखने की, आपको पता है बेटा ये जो मैं बना रहा हूँ एक्चुअली में क्या है, ये है आपके न्यूक्लियस। क्या आपको समझ में आ गया बेटा, ये किडनी शेप दिख गया बेटा, ऐसा लग रहा है ना राजमा पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है ना मोनोसाइट के अंदर जो है बेटा उसके साइटोप्लाज्म में आपके कौन पड़ा हुआ है, राजमा पड़ा हुआ है बेटा। समझ में आ गया लिम्फोसाइट, समझ में आ गया मोनोसाइट, आपको डायग्राम समझ में आ गया। शेप ऑफ न्यूक्लियस लिख दें बेटा, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखोगे बेटा राउंड एंड लार्ज। अब बेटा ये वाली बात मैं नहीं लिख रहा हूं कि ये अपने साइटोप्लाज्म को, ये इतना बड़ा होता है कि अपने साइटोप्लाज्म को पुश कर देता है किस तरफ, आपकी बाउंड्री की तरफ, ये बात हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। आप सिर्फ इतना लिख लो राउंड एंड लार्ज, एक तो गोल होता है और आपका जो है बेटा बड़ा होता है। जबकि मैं बात करता हूं मोनोसाइट की तो एक किडनी स्लैश बीन शेप्ड होता है, किडनी मतलब बेटा किडनी, बीन शेप्ड मतलब राजमा की तरह दिखता है, किडनी स्लैश बीन शेप्ड। समझ में आ गया बेटा आपको, ये इतना समझ में आ गया, हाँ या ना मुझे इतना बताओ। वैसे तो बेटा अब तक कुछ है नहीं समझने लायक जितना मैंने बताया है। अब थोड़ी फंक्शन की बात करते हैं। जब बेटा मैं बात करता हूं आपके फंक्शन की, किसकी, आपकी लिम्फोसाइट की, तो बेटा आपका जो लिम्फोसाइट होता है वो एक्चुअली इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी में काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपको
इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है वो एक्चुअली बेटा लिम्फोसाइट्स का आपके होता है। ठीक है, दो तरह की होती है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। समय आने पे बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वहां पर इनको इन डिटेल डिस्कस करा जाएगा। अभी आप इतना लिख लोगे कि ये इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी में मदद करता है। इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी में कौन मदद करती है? आपकी बेटा लिम्फोसाइट्स। कितने तरह की होती है? दो तरह की, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, देन बात करेंगे मोनोसाइट के बारे में। आ जाओ, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ पे लिखोगे इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। अरे यार ये काफी ज्यादा थिक है, एक मिनट इसे सही कर लेते हैं बेटा। आजा देख, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, ये किस में हेल्प करता है? ये आपके हेल्प करता है बेटा इम्यून रेस्पॉन्स में। इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी, तो ये बेटा आपके हेल्प करता है इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी में। बॉडी का जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है उसके अंदर कौन हेल्प करते हैं? आपके बेटा लिम्फोसाइट्स। कितने तरह के होते हैं? दो तरीके का ये होता है बेटा, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो देखो इस तरीके से एरो बना लेते हैं बेटा। एक मिनट देना, एक तो यार ये काफी ज्यादा छोटी है रेजर, दो एरो आप इस तरीके से बना लो। यहीं पे लिख देते हैं बेटा इसके फंक्शन, फंक्शन में ही लिख देते हैं कितने तरह की होती है? दो तरह की, एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। एक है बेटा आपका क्या? टी लिम्फोसाइट, दूसरा आता है बेटा आपका बी लिम्फोसाइट। समय आने पे पता लगेगी बेटा, अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको कि मैं आपको बताऊं यहाँ पर टी किलर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, कोई फायदा नहीं है। मैं बी लिम्फोसाइट्स में आपको प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स, ये सब बताऊं, अभी नहीं बेटा, समय आने पे बताया जाएगा। ठीक है, देखो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे बेटा बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। अब इसके बाद बात आती है बेटा आपकी मोनोसाइट की। तो जो मोनोसाइट होती है बेटा इसका काम भी फेगोसाइटोसिस होता है, बट न्यूट्रोफिल्स आपका फेगोसाइटोसिस कर रही थी बैक्टीरिया का, वायरसेस का, पैथोजेंस जो जो आपकी बॉडी में आ रहे थे। ठीक है, ये बेटा फेगोसाइटोसिस तो करती है, बट एक्चुअली में इसको कहते हैं हम बेटा स्केवेंजर्स ऑफ, आप कह सकते हो स्केवेंजर्स ऑफ ब्लड कहते हैं इसको। ब्लड के स्केवेंजर्स होते हैं, यानी कि जो आपकी डेड और डैमेज्ड, जो आपकी डेड और डैमेज्ड ब्लड सेल्स होती हैं बेटा, इनको आपको बेटा हटाना होगा। बॉडी के अंदर बेटा गंदगी है, एक चीज समझो, कोई आपकी ब्लड सेल डैमेज हो जाती है, डेड हो जाती है, तो उसकी सफाई कैसे होगी? उसको भी तो कोई खाने वाला चाहिए। जैसे कि आप बेटा आप जो है डिकम्पोजर्स देखते हो अपने एनवायरमेंट के अंदर, कभी आपने देखा है अगर कोई बेटा इतना सा भी आपका सपोज करो चैंटा अगर आपका मर जाता है आपका, तो आप देखते हैं काफी सारी आपकी चींटी आ जाती है, उसको ले जाती है, उसको मतलब वहां से साफ कर देती है, उसको धीरे धीरे लगे रह के डिकम्पोज कर देती है। तो वो बेटा एस्केवेंजर्स ही तो कहते हैं इनको, जो बेटा आपके डेड एंड क्या कहते हैं इसको बेटा, डेड और डैमेज्ड इन पार्ट्स को जो खाते हैं उसको एस्केवेंजर्स कहते हैं। अब ये किसको खा रहे हैं? आपके मोनोसाइट्स, ये आपके बेटा ब्लड वेसल्स को खा, आपके उन ब्लड सेल्स को खा रहे हैं जो आपकी डेड और डैमेज्ड हो चुकी हैं, इसलिए इसको बेटा एस्केवेंजर्स ऑफ आपके क्या कहते हैं? एस्केवेंजर्स ऑफ ब्लड कहते हैं। बाकी फंक्शन क्या है बेटा? फेगोसाइटोसिस होता है। ठीक है, लिखूं, लिखना शुरू करूं? पहले एक मिनट में हट जाता हूं यहां से, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं। अब दिख रहा है क्लियर? आ जाओ, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? आप यहाँ पे लिखोगे फेगोसाइटोसिस। इसका जो फंक्शन है वो है एक्चुअली फेगोसाइटोसिस। मोनोसाइट का फंक्शन है फेगोसाइटोसिस, मोनोसाइट का जो फंक्शन है बेटा वो है आपका फेगोसाइटोसिस। ये क्या करते हैं? ये आपके करते हैं फेगोसाइटोसिस। और बेटा एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये है आपके स्केवेंजर्स, ये है बेटा आपके क्या? स्केवेंजर्स ऑफ ब्लड। क्यों कहते हैं इनको? इसका रीजन भी अब बता देते हैं। बिकॉज, क्यों कहते हैं बेटा? देखो जरा ध्यान से, बिकॉज दे एनगल्फ। बेटा एनगल्फ का मतलब होता है निगलना, जो आप खाने को करते हो ना फूड, उसे एनगल्फिंग कहते हैं। बिकॉज दे एनगल्फ डेड और डैमेज्ड, एनगल्फ डेड और डैमेज्ड, जो बेटा डेड हो चुकी हैं, मर चुकी हैं, जो डैमेज हो चुकी हैं, डेड और डैमेज्ड ब्लड सेल्स, या फिर आप कह सकते हो ब्लड कॉर्पस्कल्स, बट आप यहाँ पर लिख लो ब्लड सेल्स। तो बेटा ये जो डेड और डैमेज ब्लड सेल्स होती है, इनको खाने का काम कौन करता है? आपकी मोनोसाइट करती है। तो इसका फंक्शन कैसा हुआ? फेगोसाइटोसिस हुआ। बट किसका कर रही है ये वाली बात आपको पता होना चाहिए बेटा। यही कुछ डीप कंसेप्ट होते हैं। फेगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स भी करती है, फेगोसाइटोसिस मोनोसाइट्स भी करती है। अब बेटा अगर मैं यहाँ सिर्फ फेगोसाइट्स लिखा के छोड़ दूं तो
तो आपको पता नहीं लगेगा किसका फेगोसाइटोसिस हो रहा है और आप गलत मार्क कर सकते हो। जिस दिन थोड़ा डिटेल में अच्छे क्वेश्चन पकड़ के पूछ लेगा ना बेटा, उस दिन ऐसे ही नैया डूब जाती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब जो है बेटा आप एक नोट डालोगे, देखो नोट में क्या डालोगे देखना जरा ध्यान से। एक नोट डालो और नोट के अंदर मैं कुछ आपको टर्म्स अब लिखाने वाला हूं। टर्म्स क्या क्या है? टर्म्स है बेटा आपकी, एक तो, हाँ दिख रहा हूं ना, मैं दिख रहा हूं, ठीक है बेटा। एक तो आपकी जो टर्म है ना वो आपकी क्या है, आपकी एक टर्म आती है बेटा, आपने सुना होगा ल्यूकोपोइसिस। बेटा पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, ल्यूको मतलब आपके वही कलरलेस सेल्स, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स की यहाँ पे बात चल रही है, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स या फिर बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, अब बात आती है इसकी लोकेशन क्या होती है। वैसे मैं बता चुका हूं बेटा, इसकी होती है बेटा रेड बोन मैरो, वहां पर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वही इनको क्या कर रही होती है बेटा, आपके जन्म देने का काम कर रही है। समझ में आ गया बेटा? देखो तो लिख दें, चलो आओ, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे ल्यूकोपोइसिस, आप लिखोगे बेटा ल्यूकोपोइसिस, पोएसिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा यहाँ पर ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ऑफ ल्यूकोसाइट्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस। अब बात आती है लोकेशन ऑफ ल्यूकोपोइसिस, इसकी लोकेशन क्या होती है? तो बेटा इसी तरीके से लिख दूं, हाँ आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यानी ल्यूकोपोइस की लोकेशन क्या है। तो बेटा इसकी लोकेशन वही है रेड बोन मैरो। बेटा इसकी अलग नहीं है, इसकी भी होती है आपकी कौन सी, रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में जो है वो एक्चुअली इसका क्या चल रहा है, फॉर्मेशन चल रहा है किसका बेटा, आपके ल्यूकोसाइट्स का, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? अब आपको समझ में आ गया है तो अब हम बात करेंगे बेटा आपकी प्लेटलेट्स के बारे में, यानी कि हम बात करने वाले हैं बेटा आपकी थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। ठीक है, शुरू करें बेटा थ्रोम्बोसाइट्स की चर्चा, चलो शुरू करते हैं, आ जाओ देखो। तो अब सुनो, बात करते हैं बेटा किस बारे में आपसे, ब्लड प्लेटलेट्स। देखो अब सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं इसके नंबर के बारे में। जब मैं इसके नंबर की बात करता हूं ना बेटा, आरबीसी आपकी मैक्सिमम है, ठीक है, सबसे कम आपकी बेटा कितनी है, आपकी कौन है, डब्ल्यूबीसी। तो बेटा बीच का कौन बचा, आपके बेटा ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसका जो नंबर होता है ना बेटा, वही फिर से बात करेंगे बेटा पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब ब्लड में, या फिर 0.001 ml ऑफ ब्लड में कितना होता है इसका नंबर। इसका नंबर होता है बेटा आपका 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर जो है बेटा आपकी कौन प्रेजेंट होती है, ब्लड प्लेटलेट्स, या फिर आप उन्हीं को कहते हो बेटा क्या, आप उन्हीं को कहते हो थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया? यानी कि इनका जो नंबर होता है वो होता है बेटा 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। फंक्शन की बात करते हैं तो बेटा इनका फंक्शन होता है आपका क्या कराना, आपका इनका फंक्शन होता है बेटा ब्लड का क्लॉट कराना। तो ये आपका काम करते हैं बेटा ब्लड क्लॉटिंग का। क्या आपको समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। तो बेटा जो इनका फंक्शन होता है वो एक्चुअल में फंक्शन होता है इनका ब्लड को क्लॉट कराना। अगर मैं इनके लाइफ स्पेन की बात करता हूं तो लगभग 1 हफ्ते तक ही बेटा ये जीवित रहती है। ये बेटा आपकी क्या कहते हैं, 1 सप्ताह या फिर 1 हफ्ते तक जो है बेटा ये क्या रहती है, आपकी जीवित रहती है, यानी कि 1 वीक तक, या फिर आप कह सकते हो 7 डेज। देन इसके बाद हम बेटा इसकी थ्रोम्बोपोइसिस, इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, आखिर जो होता है इसका एक्चुअली में फॉर्मेशन किस तरीके से आपका जो है होता है, देखो जरा ध्यान से। तो बेटा आप जो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो नंबर 3 करके क्या डालोगे, देखो आप नंबर 3 डालोगे और आप यहां पे लिखोगे ब्लड प्लेटलेट्स स्लैश थ्रोम्बोसाइट्स। आप लिखोगे बेटा ब्लड प्लेटलेट्स स्लैश थ्रोम्बोसाइट्स स्लैश थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोसाइट्स। देखो जरा ध्यान से, ब्लड प्लेटलेट्स स्लैश थ्रोम्बोसाइट्स। सबसे पहले बेटा मैंने क्या बात करी, सबसे पहले मैंने बात करी बेटा नंबर के बारे में। तो सबसे पहली हेडिंग आप डाल लोगे बेटा नंबर। बेटा जब आप इसके नंबर की बात करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, इसका जो नंबर आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 1.5 से लेके 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड।
पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। क्या बेटा ये आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। आपको समझ में आ गया बेटा? वैसे इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, एक फैक्ट की बात है कि इसका नंबर यार इतना होता है। एज इट इज ये आपको लाइन में मिल सकता है बेटा। वो चाहे तो बेटा डब्ल्यूबीसी के ऊपर आपके क्या करेगा, 3-4 स्टेटमेंट बना देगा, जिसमें से एक स्टेटमेंट उसके नंबर से रिलेटेड होगा। तो इसलिए बेटा आपको नंबर याद होना चाहिए एज इट इज, ठीक है बेटा। दूसरा हम बात कर सकते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो देखो बेटा, सेकंड आप बात कर सकते हो इसके फंक्शन के बारे में। जब आप इसके फंक्शन के बारे में बात करोगे बेटा, तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका जो फंक्शन होता है वो होता है आपका ब्लड का क्लॉट करना। ये किस में हेल्प करता है? ये आपके हेल्प करता है बेटा ब्लड क्लॉटिंग में। ये आपकी किस में हेल्प कर रहा है? ये आपकी हेल्प कर रहा है ब्लड क्लॉटिंग में, यानी जो ब्लड को क्लॉट करने में, यानी जो खून का बेटा थक्का जमने में जो हेल्प करता है ना, वो एक्चुअली में आपका कौन कर रहा है? वो आपकी कर रही है ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अगर इनका नंबर डिक्रीज हो गया ना तो बेटा महासमस्या हो जाएगी, महासमस्या। अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा लाइफ स्पैन की, इसकी बात करता हूं बेटा, अगर मैं बात करता हूं इसके लाइफ स्पैन की, तो जो इसका लाइफ स्पैन होता है वो होता है लगभग बेटा 7 डेज, या फिर आप इसी को कह सकते हो 1 वीक स्लैश 1 वीक। या तो आप 7 डेज कहो या फिर आप इसी को कह लो बेटा 1 वीक। क्या आपको बेटा इतना पॉइंट समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो अब जो है बेटा आपके समय हो चुका है किस बारे में बात करने का? अब हमारा समय हो चुका है हम आपको बात करें थ्रोम्बोपोइसिस, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स या फिर ब्लड प्लेटलेट्स, उसी को कहते हैं बेटा आपके क्या, थ्रोम्बोपोइसिस। किस तरीके से होता है आपको कहानी पता है बेटा? रेड बोन मैरो के अंदर आपकी क्या देखने को मिलती है? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स एक ऐसी सेल होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स को फॉर्म कर सकती है। उनमें से ही बेटा आपकी क्या होती है? आपकी होती है ब्लड प्लेटलेट्स को भी स्टेम सेल ही करती है। अब बेटा एक स्टेम सेल होती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो क्या करती है बेटा, उसी से आगे जाके डिफरेंशिएट होके एक आपकी सेल बनती है जिसको हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो, मेगा कैरियोसाइट। मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल, यानी कि एक ऐसी सेल जिसके पास एक बड़ा न्यूक्लियस है, उसको हम कहते हैं बेटा मेगा कैरियोसाइट। किसने बनाई ये सेल? ये बेटा आपकी स्टेम सेल ने बनाई। अब बेटा इसी सेल के टुकड़े, इसी सेल के जो टुकड़े होते हैं, जो इसके सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, वही कहलाते हैं बेटा प्लेटलेट्स। समझ गए बेटा? उन्हीं को कहते हैं प्लेटलेट्स। यही है बेटा आपकी थ्रोम्बोपोइसिस। देखो जरा ध्यान से, तो आप बेटा जो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे वो डालोगे थ्रोम्बोपोइसिस। जो नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी बेटा वो होगी थ्रोम्बोपोइसिस, वो होगी बेटा थ्रोम्बोपोइसिस। पोइसिस, देखो जरा ध्यान से, थ्रोम्बोपोइसिस। तो बेटा जब थ्रोम्बोपोइसिस की बात करते हैं तो क्या होती है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स या फिर बेटा थ्रोम्बोसाइट्स। मैं फिर फिलहाल ब्लड प्लेटलेट्स ही लिख देता हूं, ठीक है? इसी को हम कहते हैं बेटा थ्रोम्बोपोइसिस स्लैश, चलो लिख ही देते हैं। अदरवाइज कोई इतना भी होशियार हो सकता है, वो कहेगा सर थ्रोम्बोपोइसिस तो आपने लिखवा दिया, पर आप तो ब्लड प्लेटलेट्स कह रहे हो, थ्रोम्बोसाइट्स क्यों नहीं कह रहे हो? अबे गधे, पहले लिखवा दिया, तुझे पता है जब ब्लड प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, तो गधे क्यों बार बार लिखवाना चाह रहा है? पर चलो लिख देते हैं। अरे मैंने देखे हैं बेटा, ऐसे बच्चे भी होते हैं, ऐसे ऐसे डाउट्स लेके आते हैं कि सर आप तो हमेशा कहते हो कि जो टर्मिनोलॉजी होती है बायोलॉजी की, वो हमेशा अपने आप को अपने आप को बता रही होती है, अपनी डेफिनेशन को चीख चीख के बता रही होती है। बट सर यहाँ तो आपने थ्रोम्बोपोइसिस लिखा है, बट हमें तो कहीं भी थ्रोम्बो नहीं दिख रहा शब्द। बेटा ब्लड प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। चल लिख देता हूं, तो तू यहाँ पे क्या लिख लेगा? थ्रोम्बोसाइट्स। तू यहाँ पे लिख देगा बेटा थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है? अब जरा ध्यान से तू देख किस तरीके से ये होती है। बेटा आपकी स्टेम सेल होती है, आपको पता है, बता चुके हैं पहले ही। क्या करती है ये स्टेम सेल बेटा? आपकी जो है फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करती है? मेगा कैरियोसाइट। देख बेटा ध्यान से, ये फॉर्म करती है बेटा तेरी मेगा कैरियोसाइट को, मेगा कैरियोसाइट को। अब मेगा मतलब होता है बेटा लार्ज, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। अगर किसी बच्चे ने हमसे बेटा सेल बायोलॉजी पढ़ी है, यानी कि कौन से बेटा आपके 2 चैप्टर्स आपके क्या कहते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरा आपका बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसी को सेल बायोलॉजी कहते हैं बेटा, ठीक है? जिसने ये हमसे पढ़ी है उसे अच्छे से पता है बेटा कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, ठीक है?
मेगा मतलब लार्ज, साइट मतलब सेल, यानी कि एक ऐसी सेल जिसका जो न्यूक्लियस है बेटा वो काफी बड़ा है। तो देख जरा ध्यान से, बना लेते हैं एक ऐसी सेल, एक ऐसी सेल बना ही लेते हैं। आजा चल देख, जरा गौर करके देखियो। तेरी एक सेल इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। अब तू कहेगा सर ये गैप क्यों छोड़ दिए, देख ये हो गया, देख अब जरा ध्यान से। दूसरी तरफ हम बना देते हैं बेटा न्यूक्लियस तेरा, आजा। हम्म, ये देख, दिख रहा है बेटा लार्ज न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस दिख रहा है, बहुत लार्ज न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है। तो बेटा ये क्या है एक्चुअली में, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है। अच्छा आपको यहाँ दिखेगा नहीं यार ये। अब बेटा स्ट्रोक रेजर अगर सही जगह पर नहीं चली ना तो हाँ, कांड हो गया ना, देखो पूरा कांड कर दिया इसने। कोई ना, वापस से फिल कर देते हैं इसको। तो बेटा ये क्या है, ये है आपका न्यूक्लियस। इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, चलो थोड़ा और इसे बड़ा कर देते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये है आपका लार्ज न्यूक्लियस। क्या दिख रहा है बेटा आपको, ये है आपका लार्ज न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस। अब बेटा बाकी आपको ये दिख रहे हैं, जरा ध्यान से और गौर करके देखिए। ये आपको दिख रहे हैं, ये हैं बेटा इसके टुकड़े। अब ये जो सेल है ना ये बेटा, इसमें आपको इस समय कुछ एक्सटेंशंस दिख रही होंगी। अब होने क्या वाला, यही एक्सटेंशंस टूटने वाली हैं। तो देखो जरा ध्यान से, कुछ इस तरीके से बेटा ये एक्सटेंशंस आपकी टूट रही हैं यहाँ से। और ये जो फ्रेगमेंट्स टूट रहे हैं बेटा, ये जो आपके फ्रेगमेंट्स टूट रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं बेटा ब्लड प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं इन्हीं फ्रेगमेंट्स को, इन्हीं फ्रेगमेंट्स को कहते हैं बेटा ब्लड प्लेटलेट्स। और देखो इनके अंदर कुछ मैं रेड रेड से फिल कर रहा हूं, तो बेटा इनके अंदर आपको देखने को मिलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्यों बेटा, अगर इनके अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं होगा तो बेटा ब्लड क्लॉटिंग कैसे कराएंगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो बेटा ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं क्या, ये बेटा हैं आपके सेल फ्रेगमेंट्स। क्या है बेटा, ये हैं आपके सेल फ्रेगमेंट्स। इनको हम कह रहे हैं बेटा इसी सेल का, मेगा कैरियोसाइट दिख रही है बेटा, इसी के सेल फ्रेगमेंट्स हैं ये हैं बेटा आपके सेल फ्रेगमेंट्स। और ये जो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं बेटा, ये जो आपको सेल फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, एक्चुअली में इन्हीं को कहते हैं बेटा आपके, ये टुकड़े जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इन्हीं को कहते हैं बेटा आपके प्लेटलेट्स। इन्हीं को कहते हैं बेटा आपके ब्लड प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं बेटा, इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं आपके ब्लड प्लेटलेट्स। अब होता क्या है, क्या इनके अंदर कोई न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, नहीं बेटा, ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियस आपको नहीं दिख रहा है। बट आपको अंदर जो है बेटा रेड कलर से कुछ लिक्विड सा दिख रहा है। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में होता है बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इसका रोल किस में होता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग में। इसलिए हम कहते हैं बेटा आपका जो ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है वो क्लॉटिंग का होता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है। देखो जो बेटा, जो बेटा आपकी ब्लड प्लेटलेट्स है कैसी हैं, ये है आपकी विदाउट न्यूक्लियस। कैसी हैं बेटा, ये है आपकी विदाउट न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। बट ये क्या कंटेन करती हैं बेटा, देखो, बट ये क्या करती हैं बेटा, ये आपकी कंटेन करती हैं क्या, देखो जरा ध्यान से, ये आपकी कंटेन करती हैं बेटा, ये आपका कंटेन करती हैं, देखो गौर करके, ये आपका कंटेन करती है बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कंटेन कर रही है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। आपको दिख नहीं रहा होगा मेरी वजह से, हटता हूं मैं। ये कंटेन करती हैं बेटा आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कंटेन करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। चलो लिख दें, लिख देते हैं, कंटेन करती हैं बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन का रोल क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका क्या करता है, ये हेल्प करता है किसमें बेटा, आपका ब्लड क्लॉटिंग में। तो आप लिख लोगे हेल्प इन, ये आपका हेल्प किसमें करता है। अरे यार एक मिनट, ये इसका चलो ऐसा लिख देते हैं, रोल डाल देते हैं, रोल किसमें होता है, इसका जो रोल होता है बेटा वो होता है आपका ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड की क्लॉटिंग में आपका रोल होता है किसका बेटा, आपकी थ्रोम्बोप्लास्टिन का। क्या आपको बेटा समझ में आ गया, हाँ या ना मुझे इतना बताओ। क्या बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरीके से जो है बेटा आपका फॉर्मेशन हो रहा है किसका बेटा, आपकी ब्लड प्लेटलेट्स का। अब आपको समझ में आ गया बेटा, हाँ या ना मुझे इतना बताओ। समझ में आ गया बेटा। अब जो है मैं बात करने वाला हूं, अगर आपका बेटा प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता तो होगा क्या बेटा, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया, दैट मींस प्लेटलेट्स का एक्चुअल में रोल क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि प्लेटलेट का जब नंबर कम हो जाता है तो बेटा आपको ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी कि आपको बीमारी हो जाएगी, आपका कभी ब्लड जो है बेटा क्लॉट नहीं हो पाएगा।
अगर गलती से कट लग गया तो एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होगा और उससे बेटा पेशेंट की डेथ तक हो जाएगी। समझ रहे हो बेटा, इतना घातक है ये। ब्लड प्लेटलेट्स का नंबर कम होना इतना घातक है। और ये जो ब्लड प्लेटलेट्स का नंबर कम होता है ना, इसको एक टर्म दी जाती है जो होती है बेटा आपकी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या है बेटा, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं मैं। नेक्स्ट स्लाइड पर बेटा मैं क्या लिख रहा हूं जरा गौर करके देख। नेक्स्ट स्लाइड पर मैं लिख रहा हूं तेरे लिए एक टर्म जिसका नाम है बेटा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या नाम है बेटा, देख जरा गौर करके, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है इसका मतलब, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब बेटा, जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। यानी इसका मतलब है बेटा आपके डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। समझ में आ गया बेटा। अब कभी भी आपको कहीं पर दिखाई देता है लिखा हुआ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, आप तुरंत समझ जाओगे अच्छा नंबर कम हो गया है किसका, आपकी ब्लड प्लेटलेट का। अब बेटा ये नंबर कम हुआ है तो कुछ अच्छा तो ये हमारे लिए करेगा नहीं, तो ये क्या करता है आगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे लीड्स टू। ये आगे बेटा लीड करता है किसको, लीड्स टू ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ये लीड करता है आगे बेटा किसको, आपके ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर को। ये लीड करता है आपके बेटा ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर को। इसको लीड करता है, ये आपके लीड करता है बेटा आपके ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर को। और ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर का मतलब क्या है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। इसका मतलब है बेटा आपका एक्सेसिव एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी, यानी आपकी बॉडी से जो है बेटा एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाता है फ्रॉम बॉडी। क्या आपको बेटा ये समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि बेटा डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, जो कि आपके लीड करता है किसको बेटा, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर को। इसका मतलब होता है एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्रॉम, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। अभी उल्टा बोल दिया था बेटा, देख। अब बेटा तेरे लिए एक वो लिखवा दूं यहाँ पर, क्या, नंबर ऑफ ब्लड सेल्स, इसकी जो है टेबल बनवा देता हूं। वैसे तो मैंने सबकी परसेंटेज लिखाई है तो ये नंबर दिया है, तू खुद से भी बना सकता है, बट मुझे पता है तू बेटा कामचोर है, तू तो खुद बनाएगा नहीं, तो मैं ही तेरी हेल्प कर देता हूं, ठीक है। देख जरा ध्यान से आ जा। तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा, तू यहाँ पे लिखेगा, तू यहाँ पे डाल नंबर ऑफ ब्लड सेल्स, ऑर्डर ऑफ ब्लड सेल्स, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ब्लड सेल्स। तू यहाँ पे हेडिंग डालेगा बेटा ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ब्लड सेल्स। अब यहाँ पे ऑर्डर बता रहे हैं हम बेटा, ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है बेटा। देख जरा गौर करके बेटा, सबसे ज्यादा नंबर किसका था, आपके आरबीसी का। लगभग 50 लाख से लेके बेटा 55 लाख तक नंबर था किसका, आपके आरबीसी का। तो बेटा रेड ब्लड सेल तो बेटा टॉप कर गई नंबर के मामले में। अब आपको एक बात पता है लीस्ट किसका था, डब्ल्यूबीसी का। तो बीच का कौन बची, आपकी प्लेटलेट्स। कितनी होती है प्लेटलेट्स बेटा, 1.5 लाख से 3.5 लाख, ठीक है। हिंदी में बोल रहा हूं बेटा, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, प्लेटलेट्स। और देन सबसे कम कौन थी बेटा, डब्ल्यूबीसी, 6000 से आपकी 8000। अब बेटा डब्ल्यूबीसी में आपने, सॉरी डब्ल्यूबीसी में आपने जो है बेटा 5 तरह के पढ़े थे, जिनको हमने कैटेगराइज करा था, ग्रेन्यूलेटेड, ए ग्रेन्यूलेटेड। ग्रेन्यूलेटेड में आपने जो है बेटा 3 पढ़ी थी, ठीक है। अब जरा इनका नंबर हम डब्ल्यूबीसी में भी लिख देते हैं। देखो बेटा डब्ल्यूबीसी में ऑर्डर किस तरीके से चलता है। बेटा डब्ल्यूबीसी में आपके आती है न्यूट्रोफिल, यानी कि अगर आपको डब्ल्यूबीसी हटा के अगर कोई कंपेयर करा देता है आरबीसी, प्लेटलेट और न्यूट्रोफिल्स में, तो आपको पता है बेटा कौन ज्यादा है। तो आप लिखोगे बेटा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का सबसे ज्यादा नंबर है बेटा, कितना था, 60 से 65%। देन बेटा न्यूट्रोफिल के बाद किसका आ जाता है, न्यूट्रोफिल के बाद आता है आपका बेटा लिम्फोसाइट। याद है कितना था बेटा, लगभग 20 से 25% लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। देन उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद आती है बेटा आपकी मोनोसाइट, 6 to 8%। कौन आ जाती है बेटा, आपकी आ जाती है मोनोसाइट, ठीक है। अरे यार यहाँ तो जगह कम पड़ेगी, 1 मिनट बेटा, यहां तो जगह कम पड़ जाएगी, 1 मिनट देना मुझे जरा। क्या हम इसको मूव आउट कर सकते हैं बेटा,
एक मिनट, हाँ बेटा ये मूव कर गया, इसी तरीके से इसको भी मूव करा देते हैं। आ जाओ बेटा। तो बेटा आपको यहां तक का ऑर्डर समझ में आ गया। अब मोनोसाइट से बेटा कम कौन होते हैं, आपके होते हैं इओसिनोफिल, क्योंकि बेसोफिल तो बेटा लीस्ट थे तेरे। तो बेटा अगला नंबर किसका आएगा, अगला नंबर आएगा तेरा बेटा इओसिनोफिल का, इओसिनोफिल। और सबसे कम होते हैं बेटा आपके बेसोफिल, 0.5 से लेके 1%। बेटा ये तो काम अभी भी नहीं बना, इनको इसको और आगे करना पड़ेगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट दे मुझे तू, आपके अभी मूव करते हैं बेटा इन सबको। ये तेरा बेटा आगे की तरफ मूव कर गया, ठीक है। देख सबसे कम कौन होता है बेटा तेरा बेसोफिल। परसेंटेज लिखने की जरूरत है नहीं बेटा, परसेंटेज लिखने की कोई नीड यहाँ पे नहीं है। क्या बेटा आपको समझ में आ गया ऑर्डर, हाँ या ना मुझे इतना बताओ। क्या आपको ये ऑर्डर समझ में आ गया, सबसे ज्यादा आरबीसी देन प्लेटलेट, फिर डब्ल्यूबीसी सबसे लास्ट होती है। डब्ल्यूबीसी में जो ऑर्डर है वो मैंने पूरा नीचे लिख दिया है। कभी भी कोई मुश्किल क्वेश्चन बनेगा, कभी भी कोई हार्ड क्वेश्चन बनेगा, टफ क्वेश्चन बनेगा, आपकी एनसीईआरटी में बेटा डाटा दे रखा है, वो आपसे अरेंज करा लेंगे झट से, पर आप डाटा याद करते रह जाओगे, आपसे अरेंज नहीं होगा वहां पर, फिर भी गड़बड़ करके आएंगे बच्चे। इसको सीधे याद रखना है बेटा, आरबीसी, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल कितनी होती है बेटा, लगभग 60 से 65%। लिम्फोसाइट जो होती है वो बेटा आपकी होती है कितना, 20 से 25%। मोनोसाइट 6 to 8%, लगभग बेटा 2 to 3% आपकी कौन थी, इओसिनोफिल। और बेसोफिल 0.5 से लेके आपकी होती है लगभग 1%। क्या आपको बेटा ये समझ में आया, हाँ या ना मुझे इतना बताओ, समझ में आ गया बेटा। तो अब बेटा आगे करें। आगे बेटा मैं सोच रहा हूँ आपको मैं आगे ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाने से पहले मैं जो है बेटा क्या करूं, आपको ब्लड क्लॉटिंग से पहले एनसीईआरटी पढ़ा देता हूं। फिर अगर हमारे पास टाइम होता है तो आज ही हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा देंगे आपको, अदरवाइज जो है बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लड क्लॉटिंग को देख लेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे आते हैं, चलो देखो आपकी एनसीईआरटी पढ़ना बेटा शुरू करते हैं। देख अब आती है बारी तेरी बेटा ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होती है बेटा, ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स। तो बेटा ल्यूकोसाइट्स को हम व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं, क्यों, एज दे आर कलरलेस, क्योंकि बेटा ये कलरलेस होती हैं। क्यों कलरलेस होती हैं, देखो रीजन बताया है एनसीईआरटी ने, ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। क्यों, क्योंकि बेटा इनके अंदर आपको हीमोग्लोबिन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ये कलरलेस होती हैं, इसलिए इनको व्हाइट ब्लड सेल्स भी हम कहते हैं, ठीक है। दे आर न्यूक्लिएटेड, इनके पास बेटा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, और बेटा रिलेटिवली नंबर में बहुत ही ज्यादा कम होती हैं, विच एवरेजेस 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। लगभग बेटा ये 0.001 ml ब्लड के अंदर 6000 से 8000 इनका नंबर होता है, तो सोचो कितना कम नंबर है इनका। और इनके अंदर भी अगर बात करता हूं तो सबसे ज्यादा आपकी कौन होती है बेटा, न्यूट्रोफिल्स। फिर देख बेटा ल्यूकोसाइट्स आर जर्नली शॉर्ट लिव्ड। तो बेटा जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं वो आपकी जर्नली शॉर्ट लिव्ड होती हैं। लाइफ स्पेन बताया है बेटा, आपके कितना घंटों से लेके आपके लगभग सालों तक हो सकता है इनका, बट जर्नली शॉर्ट लिव्ड होती है। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज, हमारे पास बेटा दो मेन कैटेगरीज होती हैं आपकी किसकी, व्हाइट ब्लड सेल्स की। एक होती है बेटा कौन सी, ग्रेन्यूलोसाइट, दूसरी है ए ग्रेन्यूलोसाइट। देखो आगे, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो बेटा जो आपकी न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, ये आपकी डिफरेंट टाइप की कौन है बेटा, ग्रेन्यूलोसाइट। अब एक बात बताओ, जो आपको मैंने नोट्स में पढ़ा है वही एनसीईआरटी में है, अगर आप खुद से भी एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो क्या कोई समस्या आपको आने वाली है, नहीं आने वाली। क्यों, क्योंकि बेटा पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया। जिसने कंसेप्ट ढंग से पढ़ा है, जो क्लास ढंग से ले रहा है, उसे एनसीईआरटी में तो छोड़ो, उसे किसी भी चीज में समस्या नहीं आने वाली है बेटा। वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द ग्रेन्यूलोसाइट, जबकि बेटा आपकी जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है वो कैसी है, वो है आपकी बेटा ए ग्रेन्यूलोसाइट, यानी कि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स आपके एब्सेंट है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, तो बेटा जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो मोस्ट अबंडेंट सेल होती हैं। देखो बेटा मैक्सिमम होती है, लिखवाया ना, 60 से 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज, लगभग बेटा 60 से 65% होती है टोटल डब्ल्यूबीसीज का। एंड बेसोफिल आर द लीस्ट, कितनी होती है बेटा, बेसोफिल आर द लीस्ट अमंग देम,
बेसोफिल सबसे कम होती है बेटा, 0.5 से लेके 1%। सारा डाटा लिखाया गया है आपको, इवन जो इसके अंदर नहीं है उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा आपको कराया गया है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स 6 to 8%। बेटा मोनोसाइट की दे रखी है 6 to 8%, न्यूट्रोफिल की नहीं दे रखी, क्योंकि न्यूट्रोफिल की आपको पहले ही बता दी है। आर फेगोसाइटिक सेल्स, तो बेटा ये दोनों फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। तो बेटा ये दोनों की दोनों कैसी होती हैं, आपकी फेगोसिटिक सेल होती है जो कि आपकी डिस्ट्रॉय करने का काम करती है बेटा, जो फॉरेन पार्टिकल आपके एंटर करता है, एक्चुअल में बेटा वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं। मोनोसाइट्स आपकी ब्लड कॉर्पस्कल्स को मारने का काम कर रही हैं जो डेड और डैमेज है, ठीक है। दोनों ही किस तरीके से करती हैं, बाय एनगल्फिंग देम, उनको निगल के। इसी प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस, और जो इस तरह का नेचर दिखाती है उनको फेगोसाइटिक सेल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। अब देखो, बेसोफिल्स सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एसेट्रा एंड आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। तो बेटा जो आपकी बेसोफिल होती है वो रिलीज करती है क्या, आपके हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ठीक है, जो कि आपके इन्वॉल्व है किसके अंदर बेटा, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। समझ में आ गया बेटा, अच्छे से हमने आपको समझा दिया है। अब तो मुझे नहीं लगता बेटा कोई भी डाउट किसी को होगा। ये बाल को क्या हो गया, अब सही हो गया। आ जाओ देखो, इओसिनोफिल जो कि बेटा कितनी होती है, 2 to 3%, रेजिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर आल्सो, क्योंकि बेटा आपके रेजिस्ट करती है इन्फेक्शन, दैट मींस कैसी है बेटा, आपके ये बेटा क्या करती है, ये आपके रेजिस्ट करती है इन्फेक्शंस को, एंड आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। बेटा जो एलर्जिक रिएक्शन है ना, एक्चुअली में एंटी एलर्जिक होती हैं ये। समझ में आ गया बेटा, ये रेजिस्ट करती हैं बेटा किसको, आपके पैरासिटिक इन्फेक्शंस को, और आपके क्या करती हैं बेटा, एंटी एलर्जिक होती है, एलर्जिक रिएक्शन के इफेक्ट को कम करने का काम ये करती है। बाकी देखो बेटा, लिम्फोसाइट्स जो कि लगभग 20 से 25% होती हैं, आर ऑफ 2 मेजर टाइप्स। वो बेटा 2 मेजर टाइप्स की होती है, एक होती है बी टाइप, एक होती है टी टाइप। बी एंड टी फॉर्म्स, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया, फंक्शंस में क्या यही लाइन लिखवाई है, बिल्कुल यही लिखवाई गई है कि बेटा बी और टी लिम्फोसाइट्स आपकी रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। देखो, प्लेटलेट्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। तो बेटा प्लेटलेट्स को कहा जाता है आपके क्या, थ्रोम्बोसाइट्स। आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। तो बेटा ये एक्चुअली में क्या होती है, ये आपकी सेल्स नहीं होती, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, आपके सेल के टुकड़े हैं जो कि आपके कहां से फॉर्म हुए हैं, मेगाकैरियोसाइट से, स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो। तो बेटा इनको बनाने का काम कौन कर रहा था, स्टेम सेल्स। बेटा वैसे तो ये सीधे नहीं बनती है, काफी और होता है, लंबी प्रोसेस होती है, बट आपको नहीं पढ़ना है इतना, जितना हमें आपको बताना था जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर दे, आपके क्वेश्चन आए पेपर में, आपका क्वेश्चन बन जाए अच्छे से। आपको इस लेवल पर बेटा इतना ही पढ़ना है, ठीक है, आपको उतना पढ़ा दिया गया है। देखो बेटा, ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 से लेके बेटा 3.5 लैक्स प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब। तो बेटा आपको ब्लड में कितनी आपको देखने को मिलती है, 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व्ड इन कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो बेटा डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस आपके जो है रिलीज कर सकती है, जो कि आपके इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, आपके बेटा ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, जिसे हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं, ठीक है। देखो आगे, अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। अगर बेटा इनका नंबर कम होता है तो आपको क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी कि अगर गलती से बॉडी में कट लग गया तो बेटा चाह के भी नहीं रोक पाओगे इस ब्लड को, और इतना ब्लड लॉस हो जाएगा कि आपकी इवन बेटा डेथ हो सकती है। तो बेटा एनसीईआरटी यहीं पर समअप हो जाती है आपकी किसकी, आपकी आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की। बेटा हमने पूरे फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ा दिया, प्लाज्मा पढ़ा दिया, और अब टाइम कितना हो गया, 1 मिनट देना। आपका बेटा लगभग 1 hour 35 minutes हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ इस लेक्चर को थोड़ा हल्का रखते हैं, यहीं तक रखते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम आपको बेटा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड पढ़ा देंगे, ठीक है। तो बेटा आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अरे रुक जाओ, थैंक यू स्लाइड तो लाने दो गधाओं, ये रही बेटा आपकी थैंक यू स्लाइड। तो बेटा थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक लिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप इस लेक्चर को यहाँ तक ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप जी जान लगा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं,
और बेटा यकीन मानिए पे बैक पक्का होगा। ये यूनिवर्स का एक रूल है, यूनिवर्स आपका दिया हुआ कुछ नहीं रखता। अगर आप गलत काम करते हो तो बेटा आपको सजा मिलती है, अगर अच्छा काम करते हो तो बेटा आपको रिवॉर्ड मिलता है। यही यूनिवर्स का नियम है बेटा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बस फर्क इतना है बेटा, कभी कभी फल मिलने में थोड़ा समय हो जाता है, तो अपनी मेहनत को हमेशा ट्रस्ट करें और मेहनत करते रहें, कभी भी रुकना नहीं है। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखो और धूम मचाते रहो, पढ़ाई करते रहो, बेहतरीन नंबर लाते रहो, रैंक लाते रहो और एक बेहतरीन डॉक्टर बनो और समाज में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दो अपना। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।